अच्छा जी, शुरू कर लेते हैं जी। कल मैंने मीडिया क्यूरी के बारे में बताया था, और आज मीडिया क्यूरी को दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं। और इसमें जो कोड हम लिख रहे थे फॉर द लैंडिंग पेज, वो हमने लिखा था जी इस तरह से, फॉर द फ़ोन डिवाइसेस। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने HTML के ऊपर क्लिक किया है जी, और एज ए रेफरेंस के तौर पे मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मीडिया क्यूरी का ये जो लिंक इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो भी दे दूँ, शेयर कर दूँ। मीडिया क्यूरी, मीडिया क्यूरी एंटर। ठीक है जी, ये आ गया जी लिंक, और इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर देना है आप लोगों के साथ, ताकि इन केस अगर आप लोग मीडिया क्यूरी लिखते हैं बैठ के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो आप लोगों को एक गाइडलाइन मिल जाए फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ W3 Schools। मैंने कर दिया जी कॉपी, और इसको मैंने कर दिया पेस्ट। और आज हम देख लेते हैं कि अगर हमने आईपैड के ऊपर अपनी वेबसाइट को कंपैटिबल करना है अपने वेब पेज को, तो उसके लिए हम क्या क्या प्रोसीजर करेंगे। मैंने इस वेब पेज को ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। लैंडिंग पेज या इंडेक्स पेज है, कॉन्टेक्ट पेज है,
प्रोडक्ट लिस्टिंग का पेज है, प्रोडक्ट डिटेल पेज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी पेज है उसको मैंने ओपन कर लिया विद इन द। सर ये नज़र नहीं आ रहा। मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ। ओके, चलेंगे, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। होपफुली वो आपको पेज नज़र आ रहा हो। अच्छा जी, ये था जी वो पेज जिसको हमने कल फ़ोन के ऊपर फॉर द हेडर कंपोनेंट इंस्पेक्ट एलिमेंट किया मैंने, और मैंने उसके बाद किया जी टॉगल डिवाइस टूल बार, टॉगल डिवाइस टूल बार फॉर द मोबाइल रिस्पॉन्सिव व्यू। इसको मैं साइड पे ऐड कर देता हूँ और इस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं उसका आइकन पे क्लिक किया उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई, और जो बाकी जो हमारा पेज के ऊपर जो डेस्कटॉप वर्जन में चीज़ें आ रही थी अब उससे मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो गई वो सारी की सारी चीज़ें फॉर द हेडर कंपोनेंट। सिमिलरली हम अपने वेब पेज को इसको कंपैटिबल कर सकते हैं फॉर द आईपैड। आज हम एक टेस्ट पर्पस के लिए इसको हम चेंज कर लेते हैं फॉर आईपैड। जैसे कल हमने टारगेट किया था फ़ोन को, और आज हम इसको चेंज कर लेते हैं फॉर, यहाँ से जाके आप लिस्ट में से आईपैड सेलेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्टली डिवाइसेस के नाम उन्होंने हमें दिए हैं विद इन दिस ड्रॉप डाउन, इसमें से जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन मैंने यहाँ बता दिया था आप लोगों को कल के, इसमें जाके जो इन्होंने हमें जेनेरिक व्यूज़ प्रोवाइड किए हुए हैं जो तमाम डिवाइसेस को रेंज कर रहे होते हैं, इसमें से मैंने बताया था कि टैबलेट के लिए, आईपैड के लिए हमारा जो ये टैबलेट 768 पिक्सल का, ये हम फॉर द आईपैड सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऊपर जाके ओरिएंटेशन भी जो डिजिट में है वो चेंज हो गई। पहले वो 425 पिक्सल को टारगेट कर रहा था, और यहाँ पे जैसे ही मैंने स्विच किया इस वाले नेक्स्ट टैब में जो मैंने आईपैड के लिए ओपन किया, तो वहाँ पे जाके उसने उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी, और जो हमारा डेस्कटॉप का व्यू है वो हमारा एज इट इज़ यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अच्छा ओके, अब मैं क्या करता हूँ ये कि जो मेरा ये वाला जो है ना डिव सेकंड, इस वाले सेक्शन को फिलहाल मैं बाईपास कर रहा हूँ, इस वाले को भी बाईपास कर रहा हूँ इंटरसेक्शन को। जो सेकंड सेक्शन है हमारा ब्लैक कॉफ़ीज़ का, उसमें जाके मैं कहता हूँ इसकी ओरिएंटेशन फॉर द आईपैड इस तरह से हो जाए कि जो फर्स्ट हमारा जो कॉलम है जिसमें ब्लैक कॉफ़ी टाइटल आ रहा है और कॉल टू एक्शन बटन आ रहा है, वो 100% पे एक्सपेंड कर दे, और जो इमेज है और नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे नीचे उसकी स्टैकिंग हो जाए फॉर द आईपैड स्पेसिफिकली। इसी चीज़ को मैं जाके इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने जिस सेक्शन को टारगेट करना है मैंने कुछ CSS ऑलरेडी डेस्कटॉप के लिए लिखी हुई है, और मैं जाके सिमिलरली वन बाय वन दोनों चीज़ों को चेंज करूँगा। सबसे पहले जी मैं इसे चेंज करूँगा जो कि कॉल कंटेंट है, और यही हायरार्की मैं कॉपी कर लेता हूँ। हमने डेस्कटॉप के लिए 50% रखा हुआ है, इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ विद इन द CSS। विद इन द CSS में इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ। ये है जी CSS, और अब मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया उसी हायरार्की को, लेकिन मुझे इसको 50% नहीं रखना, बल्कि आईपैड के लिए मैंने इसको एक्सपेंड कर देना है 100% पे। सेव द फाइल, साथ ही मैंने सेव कर दिया, मैंने फाइल को जाके सेव कर दिया।
कंट्रोल एस सेव। अब जब मैं रीलोड करूँगा पेज को फॉर द आईपैड तो उसका इम्पेक्ट आएगा स्पेसिफिकली फॉर दिस एरिया। स्पेसिफिकली उसने क्या किया, टारगेट किया है, जो चेंज ओरिएंटेशन चेंज की है वो स्पेसिफिकली 100% इसको किया है, इसको कट कर दिया उसने, और इसको वो प्रेफरेंस दे रहा है क्योंकि मैंने मीडिया क्यूरी में मेन विड्थ मैंने असाइन कर दिया 6768 और मैक्स विड्थ कहाँ तक वो एक्सपेंड करे। ओरिएंटेशन 991 जो है वो हमें सपोर्ट कर रहा होता है फॉर द आईपैड लैंडस्केप, और जो 768 पिक्सल है ये आईपैड का जो पोर्ट्रे व्यू रेजोल्यूशन होता है, ओरिएंटेशन होती है, उसको एक्सपेंड करके दिखा रहा होता है। जो मेन एक और चीज़ मुझे चेंज करनी है फॉर दिस, आई नीड टू चेंज द डिस्प्ले फ्लेक्स जो मैंने लगाया है इसमें, इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन भी चेंज करनी है। तो इसी को मैं लिखने के लिए जो मेरा सेक्शन है जी, दिस इज़ द ब्लैक, दिस इज़ द सेक्शन ब्लैक कॉफ़ी, और इसमें ये आ गया जी हमारा कंटेंट एरिया एंड देन हायरार्की वाइज डिस्प्ले फ्लेक्स, ये यहाँ पे आ रहा है। कंटेंट एरिया के जस्ट यहाँ पे मैंने इसको लिखना है जाके डी फ्लेक्स, ऐसे मैंने कल यूज़ किया था फॉर द इंट्रो सेक्शन। सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कंटेंट एरिया के अंदर यहाँ पे डी फ्लेक्स जाके मैंने चेंज कर देना है। इससे मैंने कर दिया जी फ्लेक्स डायरेक्शन, और ये मैंने कर दिया कॉलम। रो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैंने उसको चेंज कर दिया, मैंने सिंपल जाके उसको ओरिएंटेशन चेंज करके फॉर आईपैड, स्पेसिफिकली फॉर आईपैड। डेस्कटॉप पे कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा, डेस्कटॉप पे कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा, एज इट इज़ रीलोड करते हैं तो उस पर वैसे ही वो डिस्प्ले करेगा, क्योंकि मैंने एक ख़ास किस्म की रेंज यूज़ की है 768 पिक्सल से लेके और 991 पिक्सल तक की, सिर्फ उसी के ऊपर उसका असर होगा। इवन ये कि फ़ोन पे भी आप चले जाओगे तो वो उसको चेंज नहीं करेगा, फ़ोन पे भी वो पैरेलल ही दिखाएगा, क्योंकि मैंने उसको टारगेट ही नहीं किया, सिंपल वे में मैंने टारगेट ही नहीं किया उसको, तो यहाँ पे वो मेंटेन करेगा उसको। ऐसे हम कर रहे होते हैं जहाँ पे हम कोई ऐसी एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली हमने काम ही ऐसे डिवाइसेस हैं जिनकी विड्थ, व्यू पोर्ट विड्थ जो है, रेजोल्यूशन, ओरिएंटेशन जो है वो स्पेसिफिकली 768 पिक्सल से लेके 991 पिक्सल तक होती है, या फिर ऐसी डिवाइसेस जो आईपैड होती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में टेक्निकल हम उसको डिवाइस वाइज अगर अलग अलग कर लें, सिंप्लीफाइड कर लें, सेपरेट कर लें, तो वो हमारी डिवाइस वो होगी जो 768 से लेके 991 पिक्सल तक आईपैड डिवाइसेस होंगी। तो सिंपल है, आसान है, ईजी है। इसमें मैंने जिस सिंपल जाके उसको चेंज कर दिया। सर जी फोन के अंदर एक डेस्कटॉप मोड होता है, अगर वो ऑन करेंगे तो फिर हमें डेस्कटॉप ही नजर आएगा। अच्छा, उसको हमने स्टार्टिंग में जो एक चीज़ हमने पढ़ी थी, इसमें हमने वेब पेज में ऐड भी किया हुआ है, एक हमने टैग यूज़ किया हुआ है, उसको बोलते हैं व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट टैग क्या कर रहा है, हमारा हमें हेल्प आउट कर रहा है हमारे पेज को, डिवाइस को बताने के लिए कि ये जो पेज है आपने इसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है एज़ पर द डिवाइस। जिसमें ये चीज़ हमने लिखी भी थी कि मेटा टैग में हमने जाके एक एट्रीब्यूट यूज़ किया था व्यू पोर्ट का, और व्यू पोर्ट में हमने कंटेंट लिख दिया था। कंटेंट का जो एट्रीब्यूट है ना, उसके अंदर स्पेसिफिकली हमने ये चीज़ बताई थी ब्राउज़र को, जब भी ब्राउज़र इसको यूज़र इसको फ़ोन के ब्राउज़र में देख रहा है, यूज़र उसको आईपैड के ब्राउज़र में देख रहा है या डेस्कटॉप के ब्राउज़र में देख रहा है, तो वो इसी टैग को जब रेंडर करेगा उसको पढ़ेगा, रीड आउट करेगा और अकॉर्डिंगली एक्सपेंड कर देगा लेआउट को। और उसमें ये है जी कि उसकी जो विड्थ है वो डिवाइस विड्थ के हिसाब से एक्सपेंड कर दे, और जो इनिशियल स्केल है जब वो लोड हो तो उसका 100% हो उसको शो करे, जितने भी एलिमेंट हैं उसको 100%। तो ये वन लाइन जो है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ CSS मीडिया क्यूरी और विद द कॉम्बिनेशन ऑफ HTML टैग्स, ये सब तमाम चीज़ें अकॉर्डिंगली बिहेवियर, उसका लेआउट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर रही हैं एज़ पर द डिवाइस जो भी हम लिख रहे हैं मीडिया क्यूरीज के अंदर। तो यहाँ हम चलते हैं जी दोबारा HTML वाले पेज पे, और इसके अंदर जाके हमने एक और हमारे पास टैग होता है जी, दिस इज़ कॉल्ड द ब्लॉक कोड।
हम अपने वेब पेज के अंदर टेस्टिमोनियल्स जब ऐड कर रहे होते हैं तो इस चीज़ को हम ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं जी, वालेकुम अस्सलाम, इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं जी फॉर द ब्लॉक कोड। सेक्शन ऐड कर दिया और इसको मैंने लिख देना, मेंशन कर देना जी ब्लॉक कोड स्टार्ट। ये है जी सेक्शन ब्लॉक कोड एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ इसकी फ्रॉम द AI टूल, ताकि मेरे पास कंटेंट भी आ जाए उसका और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी उसका एक सैम्पल आ जाएगा हमारे पास। तो जी हम चलते हैं जी AI के पास और AI पे चलते हैं जी हम जेमिनी के पास। I am learning about the HTML tags I want to create a section having block code tag. Provide me the example. Provide me the sample code with having placeholder content for a testimonial. For a testimonial. My web page website is related to HTML course. वो उसी के हवाले से टेस्टिमोनियल जनरेट करके दे देंगे। मैंने उसको एक टॉपिक प्रोवाइड कर दिया related to HTML basic course. मैंने उसको टॉपिक प्रोवाइड कर दिया तो करेगा जी, बताएगा मुझे आई वांट टू क्रिएट अ सेक्शन हैविंग ब्लॉक कोड टैग एंड कीप दिस बेस स्ट्रक्चर, HTML बेस स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ उसको उसी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैंने एग्जिस्टिंग वो वैसे ही बनाए हुए हैं और मैं यही चाहता हूँ कि वो अकॉर्डिंगली उसी का बेस स्ट्रक्चर को यूज़ करे एंड देन रेस्ट ऑफ द पार्ट को क्रिएट करे विद इन दैट जो ब्लॉक कोड का मैं टैग बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया, मैं डायरेक्टली कॉपी कर दिया। कल मैंने फ़ाइल अपलोड की थी, आज मैंने फ़ाइल अपलोड नहीं की। फॉर द AI टूल मैंने डायरेक्टली कोड को ऐड कर दिया, स्टार्टिंग एडिंग टैग्स ऐड कर दिए। बेसिक लेआउट मैं ये रखना चाह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि यार इसी के बीच में आपने मुझे प्लीज़ राइट, मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ विद इन दिस प्लीज़ राइट द ब्लॉक कोड टैग कोड within this div। ठीक है, मैंने मेंशन भी कर दिया, उसको बता भी दिया, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। प्रॉम्प्ट लिखा है जी मैंने एक सिंपल सा सादा सा, कोई हाई फाई नहीं है। आप लोग चाहें तो उर्दू में लिख सकते हैं। ChatGPT अगेन बेहतर है कि जल्द से जल्द उसको इंग्लिश के ऊपर कम्युनिकेशन वाइज आ जाएँ। जितना ज़्यादा टेक्निकली आप लोग चीज़ों को हैंडल करने में इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आप चलेंगे उतना क्विकली आप लोगों को चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, क्लाइंट ने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट रख दी है, उसकी समझ नहीं आ रही, आपको ईमेल ड्राफ्ट करनी है, क्लाइंट को बताना है, क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है कि ठीक है मैं इस काम को कर देता हूँ, लेकिन इसकी ये बेसिक डिटेल्स हैं जो मुझे समझ में आई, आप इसे काइंडली कंफर्म कर दो, तो वो आपने ChatGPT से ईमेल भी ड्राफ्ट करवा सकते हो। अगेन इन टूल्स को आप लोगों ने कॉन्फिडेंटली यूज़ करना है, हेजिटेट नहीं करना, डरना नहीं है, खौफजदा नहीं हो जाना कि हम कैसे यूज़ करेंगे। सिंपल वे में, मैं इतना कोई हाई फाई प्रॉम्प्ट नहीं लिख रहा, सिंपल सादा मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है अपनी
बेसिक लर्निंग जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ उसी के मुताबिक मैंने बिल्कुल सिंपल सा सादा सा मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है। और अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आ रहा तो वो आप ChatGPT से कह सकते हैं कि मुझे प्रॉम्प्ट लिखना भी बताओ। तो ये भी एज अ स्किल मैं बार बार इन चीज़ों को रिपीट कर रहा होता हूँ क्योंकि आजकल ये चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, ट्रेंडिंग में। अगर आप लोग ये काम करना सीख लेते हो, इवन आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आती, सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं आती, कंटेंट राइटिंग नहीं आती, आपको डिज़ाइनिंग का काम नहीं आता, अगर आपको इन टूल्स का टेक्निकल यूजेज आता है, आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। लिखवाना आता है आपको, प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता आपको, AI टूल से प्रॉम्प्ट लिखवाना आता है, तो भी आप इजीली 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख एज पर द कंपनी बजट आप ये काम कर सकते हो। तो ये इतनी मैंने कोई लंबा चौड़ा मैंने वो नहीं कर दिया, सिंपल सादा सा वे में मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है और मैं उसकी एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ। इस वक्त मार्केट में काम इसी तरीके से हो रहा है। एंटर करता हूँ जी, मैं जेमिनी यूज़ कर रहा हूँ। मैं कल मैंने ग्रॉक यूज़ किया था। ग्रॉक हाईली रिकमेंडेड है फॉर द प्रोग्रामिंग। अब आप लोगों ने, कल मैं डिस्कस कर रहा था हारून साहब से, तो 4 जनवरी को आप लोगों की फर्स्ट क्लास होगी प्रोग्रामिंग की इंशाल्लाह। 4 जनवरी 2026 प्रोबेबली। अभी हम देख भी लेते हैं स्केड्यूल क्या चल रहा है जी। 4 को आप लोग हैंड ओवर हो जाएंगे बैकएंड प्रोग्रामिंग के लिए टू जो भी हमारे बैकएंड के इंस्ट्रक्टर होंगे। राइट नाउ 4th नहीं, सॉरी, दिस विल बी द, लेट मी ओपन, दिस इज दिसंबर और ये है जी 2026 एग्जैक्टली 3 तारीख को, 3 को पहला आप लोगों का प्रोग्रामिंग की क्लास होगी यहाँ पे नेक्स्ट स्किल में। तो उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना, अभी से शुरू कर दें। अच्छा ये देखें जी, बिल्कुल बेहतरीन उसने मुझे प्रीव्यू, अब जो चल रहा है ना, अब ये नया एक उन्होंने सेटअप बनाया कि आप जो भी काम करते हो वो उसका एक प्रीव्यू भी जनरेट करके देता है आपको। इवन आपने कोई प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लॉजिक लिखवाई है तो वो आपका उसका प्रीव्यू भी दिखाएगा कि देखें जी ये इसका फ्रंट एंड है। तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ये, और ये कोई इससे पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जहाँ तक आप लोग क्लाइंट के साथ काम करने के लिए या अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और उस वक्त काम के दौरान इन चीज़ों का इस्तेमाल जितना ज़्यादा फ्लो में करोगे उतना आप लोग क्विकली इसमें स्मूथली रन कर सकते हो हमारे IT सेक्टर के अंदर ईजीली। तो अब मुझे प्रीव्यू दिखा दिया, उसका मुझे प्रीव्यू नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली मैं कोडिंग कर रहा हूँ राइट नाउ, तो मुझे इसका कोड चाहिए। तो कोड में उसने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो बना के दिया जी, मुझे वो ये दिया, ठीक है। राइट नाउ मैंने जो रिक्वेस्ट किया था उससे, रिक्वेस्टेड सेक्शन स्ट्रक्चर। अच्छा ये AI ना मेरी बातें भी सुनता है, ही इज लिसनिंग। क्यों? उसने जो स्ट्रक्चर है जो मैं लफ्ज़ पुकार रहा हूँ उसके मुताबिक ही उसने वर्डिंग भी यूज़ की है। दे आर लिसनिंग एज वेल, दे आर लिसनिंग, AI टूल लिसनिंग अस। और ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया जी मेरा HTML का जो टैग है ब्लॉक कोड का, वो मैंने यहाँ से किया कॉपी, ये मैंने कर लिया जी कॉपी। और इसने जो ये स्ट्रक्चर बना के दिया है ना, जितना भी ये इसने यूज़ किया है टेलविंड CSS के अंदर। ये भी है, जितने भी AI टूल्स हैं। अब अगेन जिस तरह से मार्केट में काम हो रहा है, इस कोर्स में आप लोगों को मर्न स्टैक पढ़ाया जाएगा। मर्न स्टैक में रिएक्ट फ्रेमवर्क, जैसे मैंने पहले दिन बताया था, रिएक्ट फ्रेमवर्क में बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इंस्टॉल करते हो रिएक्ट फ्रेमवर्क को वाया यूजिंग अ टर्मिनल कमांड, तो उसमें आप लोगों को जो फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड मिलता है, यानी कि आप कमांड्स रन कर रहे होते हो और येस नो का ऑप्शन आ रहा होता है। तो जब आप फ्रेमवर्क, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क की बात वो पूछता है आपसे, और बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन सिलेक्टेड होता है वो टेलविंड CSS का होता है। तो इसने भी मुझे जितना भी स्ट्रक्चर बना के दिया है वो टेलविंड के अंदर बना के दिया है। टेलविंड, अच्छा इसके बाद पहले हम बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, फिर हम टेलविंड पढ़ेंगे। टेलविंड में काम हो रहा है, मगर चूँकि बूटस्ट्रैप में भी इस वक्त काफ़ी बहुत बड़ी मार्केट ऐसी अवेलेबल है जहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर काम हो रहा है, तो हम पहले बूटस्ट्रैप को पढ़ेंगे, देन फिर हम टेलविंड के ऊपर स्विच कर देंगे। टेलविंड बहुत आसान है, इजी है, सारा काम हम विद इन HTML कर रहे होते हैं, हमें कोई CSS फाइल अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बूटस्ट्रैप की तरह कोई अलग से JS फाइल इंक्लूड करवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कंपोनेंट, जैसे हम हेडर कंपोनेंट बना रहे हैं, जैसे हम कार्ड कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं, स्वाइपर कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम टर्मिनल कमांड के ज़रिए एक रन करते हैं क्यूरी, और उसके बाद वो एज अ पैकेज के तौर पे हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाता है, जिस भी चीज़ को हम यूज़ करना चाह रहे हैं प्लगइन के तौर पर।
अच्छा जी, ये है जी मेरा सेक्शन का टैग आएगा सबसे पहले, और उसके बाद इसके ऊपर मैंने एक क्लास भी लगानी है, सेक्शन ब्लॉक कोड क्यू ब्लॉक कोड, और मैंने इसके अंदर एक डिव ऐड करनी है कंटेनर की। लेकिन जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ ना, उसका जो एक व्यू है विद इन द VS कोड, वो मुझे उसका व्यू बताता जा रहा है। जैसे जैसे मैं लिखता, मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ और वो मुझे यहाँ पे नीचे उसका प्रीव्यू भी देता जा रहा है। ये मेरा डिव रेडी हो गया और मैंने सिंपल जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे ना आप इसको रिमूव कर दो टेलविंड CSS को, क्योंकि मैं अभी कस्टम CSS के ज़रिए बना रहा हूँ, तो मैं इसे ये कह भी सकता हूँ, रिमूव द टेलविंड क्लासेस, टेलविंड CSS classes as I am currently using the custom CSS। ठीक है जी, ये मैंने जैसे क्लिक किया तो वो एग्जिस्टिंग कोड को ही मुझे, उसके लिए वो कुछ CSS लिखेगा, इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि उसने वो व्यू मुझे बना के देना है। लेकिन वो उसमें से जो जितनी भी उसने यूज़ किया है टेलविंड की क्लासेस, उनको वो बाईपास कर देगा, ख़त्म कर देगा। अच्छा जी, मीनवाइल हम चलते हैं जी पेज के ऊपर वापस। यहाँ से ये टेलविंड की क्लासेस हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम टेलविंड नहीं यूज़ कर रहे, और इसको मैंने रिमूव कर दिया। ये सारी टेलविंड की क्लासेस आ रही हैं। Save the file। उसने मुझे स्ट्रक्चर बना दिया और विद कस्टम CSS। That's great, that's nice। अब अगर मैं इसका कोड देखता हूँ ना, तो मुझे उसने स्टार्टिंग में ही क्लासेस लगा दी हैं। ये दिस इज़ द टेस्टिमोनियल कार्ड, ब्लॉक कोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड रीसेट द, मुझे बता भी रहे कि जो ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं ना आपकी, वो किस किस मकसद के लिए क्या क्या, उसने सारी डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दी आपको। और ये आ गया जी आपका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में, दिस इज़ द ब्लॉक कोड टैग, HTML टैग, दिस इज़ द ब्लॉक कोड, एक्चुअल कोड। The block code tag contains the actual code। यहाँ से जाके ठीक है जी, इसको मैंने with this I replace with that। सिंपल मैंने उसको क्या किया जी, रिमूव कर दिया। ये जो हमारा साइट का टैग है, ये हमें हेल्प आउट कर रहा होता है, हमने ऑथर का नाम दिखाना है, जो भी हमने डिटेल्स मेंशन करनी है, तो वो साइट के टैग में हम ऐड करते हैं फॉर द सेक ऑफ SEO पर्पस। इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ इसी पेज को। ये आ गया जी नीचे हमारा सारा स्ट्रक्चर, क्योंकि उसकी स्टाइलिंग अभी कुछ भी नहीं दिखी हमने, तो वो सारा आपको ब्लैक कलर की टोन में नज़र आ रहा है। इसमें जाके हम कुछ बेसिक स्टाइल्स लिख लेते हैं ताकि उसकी विजिबिलिटी इनेबल हो जाए। सबसे पहला जो मुझे स्टेप इसमें करना है जी, इसे मैंने करना है कॉपी, ये है जी ब्लैक कोड, ये मैंने इसे कर लिया जी कॉपी this CSS। सर ये आपने स्पैम की कमांड इस्तेमाल की है, ये क्या करती है? स्पैम कहाँ पे मैंने यूज़ किया है, इसमें कहाँ पे कह रहे हो? मैंने क्लास लगाई है, कंटेनर यूज़ किया और बाकी रेस्ट ऑफ द कोड जो ब्लॉक कोड का टैग आ रहा है, और ये साइट सिंपल है। स्पैन का टैग अच्छा ये आ रहा है नीचे, ठीक है।
जी। ये क्या कर रहा है, ये आपकी जो एंड बेसिकली ये स्पैन स्पैन का जो टैग है वो हमारे पास एज अ इन लाइन के तौर पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन इसके अगेंस्ट हम कुछ ना कुछ स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसे ऑथर का नाम आ रहा है और इस टैग के अगेंस्ट हम कुछ ना कुछ स्टाइलिंग करें, इसका फॉन्ट साइज़ हम इंक्रीज़ कर दें, कलर चेंज कर दें, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब हम वेब डेवलपमेंट स्टूडेंट लिखें तो इसको हम डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल में लिखें। जैसे यहाँ पर उसने लिख के हमें बताया भी है, प्रीव्यू में अगर मैं जाता हूँ तो उसने स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट रखा हुआ है, इसका कलर डिफरेंट है, इसका बोल्ड किया हुआ है, फॉन्ट साइज ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। इस तरह की चेंजेस करने के लिए हम स्पैन का टैग यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये शायद हेडर इंट्रो जो हमने बनाया था उसमें नहीं यूज़ किया था, ठीक है। मेरे डिज़ाइन में लेट सपोज ये होता है कि कॉफ़ी इस कलर में आ रहा है वाइट में, और अगर इसका कलर डिज़ाइनर टाइम का कलर ये वाला कर देता तो मैं इस H1 के टैग में जो टाइम का जो वर्ड है उसको मैं स्पैन के टैग में यूज़ कर सकता था। इनकी स्पैनिंग कर सकते हैं हम विद इन द हमारा जो भी HTML स्ट्रक्चर है, चाहे वो एक div का स्ट्रक्चर है, हमारे टेक्स्ट का स्ट्रक्चर है, हमारे लेआउट का स्ट्रक्चर है, वो कोडिंग भी हम चेंज करने के लिए, स्प्लिट करने के लिए चीज़ों को स्पैन का टैग यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है इसको वो चेंज कर दे डिज़ाइनर, या हमें रिक्वायरमेंट आ जाए कि हमने ये डिफरेंट कलर में रखना है, बाकी रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट हमने वाइट कलर में रखना है, इसको हमने किसी और कलर में लेके जाना है, तो बेहतर रिकमेंडेशन ये है कि हम अपने पैराग्राफ के टैग में जो ये टेक्स्ट आ रहा है उसको स्प्लिट करने के लिए स्पैन का टैग यूज़ करें। तो जी यहाँ पे हमने मूव ऑन कर दिया इसको, ओके। और यहाँ पे मैंने कॉपी किया इस सारे स्ट्रक्चर को और मैंने इसे पेस्ट करना है जहाँ मैंने मीडिया क्यूरीज लिख रहा हूँ ना, उससे मैंने रखना है ऊपर, ठीक है जी। यहाँ पे कल किया था लास्ट मैंने स्टाइलिंग, ओके, फॉर द डेस्कटॉप के लिए हम जितनी भी स्टाइलिंग है रिस्पॉन्सिव CSS हम बिल्कुल पेज एंड पे लिख रहे होते हैं, सीक्वेंस मेंटेन रखना होता है हमने। इन केस अगर आप हर कंपोनेंट का अलग अलग सीक्वेंस मेंटेन कर लेते हैं वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि सारी जितनी भी CSS है वो पेज एंड पे आए फॉर द मोबाइल डिवाइसेज या iPad डिवाइसेस, तो वो सारी इकट्ठी आप एंड पे भी लिख सकते हैं। बेहतर तरीका ये होता है कि आप हर कंपोनेंट की CSS लिखें और उसके साथ ही रिलेटेड iPad और फ़ोन के लिए CSS रिस्पॉन्सिव साथ ही लिखते हैं। उसके लिए मैनेज करना इजी हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ी CSS लिख रहे हैं आप, कोई 15, 20, 25 हज़ार की CSS लाइन है उसकी, तो वो मैनेज करना इजी हो जाएगा कि वो जितनी भी CSS है वो विद इन दैट स्पेसिफिक कोड ब्लॉक में ही मिल जाएगी आपको जाके बार बार कोई चेंजेस अगर डेस्कटॉप के लिए रन टाइम पे चेंजेस कर रहे हैं, आप iPad के लिए चेंजेस कर रहे हैं, फ़ोन के लिए चेंजेस कर रहे हैं, तो वो एक ही जगह पे इजीली मैनेज करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर छोटी सी CSS लिख रहे हैं आप, भी छोटी CSS नहीं है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जितनी डेस्कटॉप वाली CSS है वो टॉप में रखें और बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की जितनी भी CSS है वो पेज एंड पे ले जाएं विद इन द CSS फाइल। आई एम टॉकिंग अबाउट द CSS। ये वाला है जी हमारा सेक्शन, दिस इज द सेक्शन, और ये है जी CSS लिख रहे हैं फॉर द सेक्शन ब्लॉक कोड टेस्टिमोनियल। सेक्शन ब्लॉक कोड का जो टैग है वो बुनियादी तौर पे टेस्टिमोनियल्स को डिस्प्ले करने में हेल्प कर रहा होता है। और ये रिकमेंडेशन अगेन SEO डिपार्टमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर हम अपने वेब पेज के डिव में भी रख सकते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी, लेकिन बेहतर ये है कि उसकी जो रीडेबिलिटी है, जो विजिबिलिटी है, उसको क्रॉल करके सर्च इंजन में वेबसाइट की रैंकिंग बेहतर करने के लिए उसको ब्लॉक कोड के टैग में लिखें। ब्लॉक कोड ब्लॉक कोड टैग, और ये आ गया जी, मैंने इसको कर दिया स्टार्ट, यानी CSS कमेंट कर दिया, और इधर मैंने ऐड कर देना है जी इसको सेक्शन ब्लॉक कोड टैग। मैं एक लाइन में भी सब भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने पहले जितनी भी CSS लिखी है वो हायरार्की वाइज लिखी है, लेकिन अब मैं क्या कर लेता हूँ विद इन सिंगल लाइन लिख लेता हूँ। दोनों तरीके ठीक हैं, दोनों ही लिखने आप लोगों को आने चाहिए।
अच्छा जी, यहाँ पे मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ राइट नाउ। फ़िलहाल मैंने इसको देनी है जी स्पेसिंग फ्रॉम, बल्कि मैं कलर भी दे देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसके अंदर मैं रख देता हूँ जी बैकग्राउंड कलर विच इज़ द सेकेंडरी कलर, और वो मैंने ऐड कर दिया। और मैं पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ। फ्रॉम टॉप बॉटम इट शुड बी 5 REM and from left right it should be 0. Once I reload, so I can able to see the page. Okay, updated. उसको मैंने स्पेसिंग ऐड कर दी फ्रॉम टॉप और बॉटम, और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ऐड कर दिया। लेफ़्ट राइट से मैंने कोई पैडिंग नहीं दी, और वो स्पेसिफिक विड्थ के अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कंटेनर की डिव यूज़ की है, वही कंटेनर की डिव जो मैं बाकी तमाम सेक्शंस के लिए यूज़ करता चला आ रहा हूँ। अब मैंने सिंपली जाके ब्लॉक कोड का जो टैग है उसका कलर चेंज करना है, वर्टेक्स कलर चेंज करना है। इसी को मैंने कॉपी किया एंड इसको मैंने विद द सेक्शन क्लास ऐड करना है, ठीक। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसी के ऊपर ही जो ब्लॉक कोड का टैग आ रहा है उसको वो टारगेट करें। क्योंकि मैं डायरेक्टली टारगेट कर रहा हूँ टैग को, तो मैं क्लास नहीं बनाऊँगा, मैंने सिंपल टैग को ही लिख दिया। और मैंने इसके अंदर कलर चेंज कर देना है जी, इसके अंदर कलर मैंने कर देना है वाइट। तो ये तरीका भी ठीक है। अब मैंने हायरार्की को मेंटेन किया है, मगर विद इन द सिंगल लाइन इंस्टेड ऑफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट आई यूज दिस विद इन द सिंगल लाइन। कलर चेंज हो गया, परफेक्ट हो गया। और इसी तरह से जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो है साइट का टैग। साइट का टैग हमें ऑथर का नेम, उसका डेजिग्नेशन, डिटेल्स वगैरह अगर हमने लिखनी है, और ये हाईली रिकमेंडेड होता है फ्रॉम द SEO डिपार्टमेंट, हाईली रिकमेंडेड होता है। साइट का टैग हमें हमारे पेज की जो रैंकिंग है उसको बेहतर करने में इम्पैक्ट। SEO वाले बंदे हमें रिकमेंड कर रहे होते हैं, कोडिंग डेवलपर कर रहा होता है, SEO वाले एक रिपोर्ट बना के हमारे साथ शेयर कर देते हैं विद इन द डॉक्यूमेंट या विद इन द जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। सैमरश है, गूगल पेज स्पीड इनसाइट है, जी मैट्रिक्स है, ये बुनियादी नाम लिए मैंने। गूगल पेज इनसाइट का तो मैं नाम अक्सर लेता रहता हूँ। वो भी आपको एक डिटेल किस्म का ओवरव्यू बता देते हैं कि आप अपने पेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। सर जब एक कस्टमर साइट आपको काम देता है, वो आपको सारा सारा कुछ पहले बताता है कि SEO के लिहाज से आपने ये सेटिंग करनी है। SEO के लिहाज से सेटिंग आप अगर क्लाइंट कंसर्न है तो अच्छा, ये क्या जो क्वेश्चन है ना आपका, बेसिकली ये है क्वेश्चन, ये डिपेंड कर रहा होता है कि क्लाइंट ना अगर तो उसके पास SEO का रिसोर्स अवेलेबल है तो मे बी वो आपको कहे कि यार बस आप मुझे कोडिंग करके दे दो, और इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप SEO का ख्याल रखते हो या नहीं रखते। बेहतर तो यही है, रिकमेंडेड तो यही रखना चाहिए आपको ख्याल। और अगर आप इस तरह की वेबसाइट पे काम कर रहे हो किसी भी तरह की जर्नल, और अगर आप SEO का ख्याल रखते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे हायर कर ले, क्योंकि वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि यार आपको SEO के जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो डेवलपर को पता होने चाहिए। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको SEO वाला बंदा बताए तो ही आप उन चीज़ों को बिल्ड करें, बल्कि आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट पेज बिल्ड ही ऐसा करना है जो SEO ऑप्टिमाइज हो बाय डिफ़ॉल्ट। आपके इमेजेस, आपका स्ट्रक्चर, लेआउट, HTML, CSS वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बनानी ही ऐसे ही हैं इनिशियली कि वो बाय डिफ़ॉल्ट SEO ऑप्टिमाइज हों। हाँ, अगर आपको SEO वाला बंदा क्लाइंट अवेलेबल कर देता है आपके साथ टीम में, या किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, या आपकी अपना एक टीम आपने बिल्ड की हुई, आप प्रोडक्ट ऑनर हो और उसमें इन्वॉल्वमेंट है SEO वाले बंदे की, तो वो फिर आपको रिकमेंड कर रहा होगा एज पर द एक्सपर्टीज। सिर्फ SEO का यही काम नहीं होता कि टैग सेट करवाने होते हैं उसने, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो मैं बुनियादी एक आप लोगों को कॉन्सेप्ट देने के लिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं SEO वाले बंदों के साथ, तो ये मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जो हमने करना होता है काम। इसके अलावा SEO वाले बंदों का बहुत सारा काम होता है, उन्होंने डेली बेसिस पे बहुत सारी वेबसाइट के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश करने होते हैं उन्होंने। बेसिकली जो उनका काम होता है, जो मेन चीज़ जिस पे वो वर्कआउट कर रहे होते हैं, वो आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं
और उन आर्टिकल्स को रीड करके कस्टमर हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही होती है, जनरेट हो रही होती है। आर्टिकल पढ़ेगा, आर्टिकल में लिंक लगा हुआ होगा फॉर द कलेक्शन, फॉर द प्रोडक्ट डिटेल पेज, फॉर द होम पेज, जो भी। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वहाँ पे ज़्यादातर अंग्रेज़ जो मतलब बाहर की कंट्रीज़, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, न्यूयॉर्क वगैरह वगैरह जितनी भी सारी स्टेट्स हैं, वहाँ पे लोग पढ़ते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करना है ना उन्होंने, तो वो आर्टिकल्स पढ़ते हैं उसके बारे में। तब जो आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं तो उसी के बीच में लिंक लगा होता है और वो लिंक क्लिक करने पे उस वेबसाइट पे वो रिडायरेक्ट हो जाता है। मल्टीपल वेबसाइट्स में बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स पे उन आर्टिकल्स को पब्लिश किया जाता है डेली बेसिस पे, और ये एसईओ वाले बंदे कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेंट राइटर, डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। जैसे एक दिन के 10 आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किए, फिर 30 दिन के उसी हिसाब से लगा लें हम, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, या 20 दिन के उस हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, या 15 दिन के। अगर वो 15 दिन नहीं करते पब्लिशर, सिर्फ 15 दिन करते हैं मंथ के, जो भी पैकेज उनकी बजट डील हुई है क्लाइंट के साथ, तो वो 15 दिन ब्लॉग आर्टिकल पब्लिश करने के बाद उसका आउटपुट देखेंगे आफ्टर द 1 मंथ, आफ्टर द 2 मंथ, 3 मंथ, क्या इम्पेक्ट आ रहा है वेबसाइट के ऊपर, कितनी ट्रैफिक लीड जनरेट हो रही है। इसमें अगेन उनको डेवलपर भी हेल्प कर रहे होते हैं, उनको कंटेंट राइटर भी हेल्प कर रहे होते हैं, उनको ग्राफिक डिज़ाइनर भी हेल्प कर रहे होते हैं। पूरी एक टीम वर्क होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले भी हेल्प कर रहे होते हैं, ये पूरी एक टीम वर्क होता है। इसके बाद एक वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो जाती है। एक बंदा भी कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, वन मैन आर्मी का भी है, बहुत सारे मार्केट में लोग ऐसे बैठे हैं जो सब खुद ही कर रहे होते हैं। अगेन AI टूल्स आ गए हैं, अब तो मसला ही कोई नहीं है, अब तो मसले ही सारे हल हो गए। अब बस मसला ये कि हम किस दिन काम करेंगे, बस ये मसला है अभी एज अ पाकिस्तानी। अच्छा जी, मैंने फॉन्ट पे बोल्ड कर दिया, तो बोल्ड करने का बाय डिफ़ॉल्ट साइट का जो टैग है वो आपको जो स्ट्रक्चर वाइज दिखा रहा है, और वो क्यों दिखा रहा है, EM तो नहीं आ रहा, EM का टैग, ओके ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको साइट का जो टैग है वो इटैलिक फॉर्मेट में दिखा रहा होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये वाला जो है ना नेम, ये इटैलिक में रहे, और जो ये वाला पार्ट है वो नॉन इटैलिक हो जाए। तो क्योंकि मैंने स्पैन का टैग जैसे मुझे जेमिनाई ने प्रोवाइड किया, तो मैंने वही यूज़ किया है, तो मैं स्पेसिफिकली जाके उसको चेंज कर सकता हूँ फॉन्ट के स्टाइल को, ताकि डिफरेंट लगे। जी बच्चे, इनलाइन के लिए ना, इनलाइन टैग है ये। जैसे मैंने करना है, स्पैन लगाया मैंने, और उसको चेंज करना है फॉन्ट को, ये वाला इटैलिक में रहे लेकिन ये नॉन इटैलिक हो जाए, इसका फॉन्ट वेट भी ख़त्म हो जाए, फॉन्ट वेट हो जाए 400, रेगुलर फॉर्मेट हो जाए। अच्छा 400 कर दिया मैंने, इसमें पिक्सल नहीं यूज़ कर रहे होते, हम डायरेक्ट यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं। और जो फॉन्ट स्टाइल है इसका, फॉन्ट स्टाइल इट शुड बी नॉर्मल, इट शुड बी नॉर्मल, नॉट इटैलिक बट नॉर्मल। तो मुझे स्पैन के टैग ने हेल्प आउट किया इस चीज़ को अचीव करने में, विद इन दैट लाइन, उसी साइट के टैग में रहते हुए। और मैंने स्पेसिफिकली टारगेट कर लिया, मुझे अलग से एक डिव नहीं लगाना पड़ा। अगर मुझे डिव लगाना पड़ता तो वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो नाम के साथ आने की बजाय, इन लाइन की बजाय नीचे ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो जाता। तो दिस इज़ इन लाइन। इसी तरह से एंकर टैग भी हमारा इन लाइन एलिमेंट होता है। हमारे पास HTML के अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट भी होते हैं, इनलाइन एलिमेंट भी होते हैं। जैसे डिव को मैंने कन्वर्ट किया है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट को कन्वर्ट किया है टू क्रिएट दिस सेक्शन, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया फ्लेक्स में। फ्लेक्स में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट में ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है कि मैं दोनों एलिमेंट्स को, इमेज को और फॉर्म को पैरेलल दिखा सकता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा जी, ये मैंने फॉन्ट, और इसको ना फॉन्ट साइज़ भी मैं कम करना है इसका। मैंने फॉन्ट साइज़, नाम को मैंने प्रोमिनेंट रखना है, बाकी इसको जो डिपार्टमेंट है इसको मैंने कर देना है कम, और इसको मैंने कम करना है यूजिंग द REM, और REM में मैं करता हूँ जी 875 REM। इट्स बीन अराउंड 12 पिक्सल प्रोबेबली, क्योंकि हमारा बेस यूनिट जो है वो है जी 16 पे, तो इट विल बी किया इस पे। ओके जी, परफेक्ट है, ज़बरदस्त है। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स को हम देख लेते हैं। जो फॉन्ट साइज़ है ब्लॉक कोड का, वो भी मैंने इंक्रीज़ कर देना है। इसको मैंने करना जी फॉन्ट साइज़
it should be around 2. ठीक है जी, ये इंक्रीज हो गया फॉन्ट साइज और मैंने इसकी स्पेसिंग ऐड करनी है फ्रॉम द नॉट फ्रॉम द टॉप, नॉट फ्रॉम द राइट, बट फ्रॉम द बॉटम. इट शुड बी 3. REM बच्चे बेस यूनिट, जैसे हमारा 16 पिक्सल है ना, तो 3 REM का मतलब है कि मेरे बेस यूनिट से वैल्यू मल्टीप्लाई होगी विद दिस डिजिट 3 REM. अच्छा जी, ये कितना हो जाएगा जी? अब कन्वर्ट होके पिक्सल्स में ब्राउज़र में रेंडर होगा. CSS लिखते हुए हम REMs में लिखते हैं, पिक्सल में लिख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं लिख सकते, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप लोगों को REMs में लिखना आना चाहिए, क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क्स इस वक्त मार्केट में यूज़ किए जा रहे हैं वेब पेजेस बनाने के लिए, उसमें REMs का कॉन्सेप्ट ही यूज़ किया जा रहा है. 16 multiplied by 3 it is equal to 48 पिक्सल. आप 48 पिक्सल भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप 3 REM ही लिखें, 48 पिक्सल भी लिख सकते हैं, बट द रिकमेंडेशन इज टू राइट REM. ये भी वही है, 3 REM की इक्विवेलेंट सेम, बट रिकमेंडेड वे क्या है जी? हाई एंड काम ये है टेलविंड का. फॉर एग्जांपल दी बूटस्ट्रैप स्टार्ट करेंगे हम, उसमें भी जितने भी रिनाउड फ्रेमवर्क्स हैं, फाउंडेशन है वगैरह वगैरह, सब में REMs ही यूज़ हो रहे होते हैं. और मैंने क्या करना है जी, इसको सेंटर अलाइन भी करना है. ठीक है, आई वांट टू सेंटर अलाइन दिस. तो सेंटर अलाइन करना तो बस बहुत आसान है, इजी है, सिंपल. मैंने जाके इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड सेव एंड रीलोड. इजी हो गया ज़बरदस्त है. और जो नीचे आ रहा है टेक्स्ट, इसको भी मैंने सेंटर लाइन कर देना. इसमें भी वही सेम प्रॉपर्टी मैं CSS की यूज़ करूँगा, और वो मैं यूज़ करूँगा इंस्टेड ऑफ ब्लॉक कोड. अब मुझे अगला टैग जो मैंने लगाया है साइट का टैग, उसको मैंने लगाना है. ठीक है, मैंने जब टेक्स्ट लाइन सेंटर किया, कॉपी पेस्ट ही किया मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर. अच्छा जी, वो आया नहीं इसलिए क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट में कन्वर्ट करूँगा मैं उसको. इनलाइन एलिमेंट है, उसको मैं ब्लॉक लेवल में कन्वर्ट करूँगा. इंस्पेक्ट एलिमेंट एंड देन डिस्प्ले ब्लॉक विया विथ 100%, दोनों ऑप्शन है मेरे पास अवेलेबल है. इंस्पेक्ट एलिमेंट, क्लोज अदर टैब्स. ओरिएंटेशन मैंने डेस्कटॉप पर ही रखनी है, इसलिए मैंने रिवर्ट कर दिया टॉगल डिवाइस टूल बार को, मैंने रिवर्ट कर दिया टू द जो भी हमारा डेस्कटॉप व्यू है उसके मुताबिक. ये आ रहा है जी हमारा इनलाइन, दिस इज द इनलाइन एलिमेंट. ठीक है, यहाँ पे वो मेंशन भी करेगा आपको कि दिस इज इनलाइन. तो मैंने इसको करना है जी डिस्प्ले ब्लॉक. डिस्प्ले ब्लॉक मैंने इसे कर दीजिए डिस्प्ले ब्लॉक, एंटर, सेव एंड रीलोड. जैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया ब्लॉक लेवल में, पहले वो यहाँ तक जगह ऑक्यूपाई कर रहा था, स्पेस यहाँ तक वो ले रहा था, लेकिन जैसे मैंने कन्वर्ट किया ब्लॉक लेवल में तो उसने फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड यहाँ तक पूरा उसने ऑक्यूपाई कर दिया. अगर मैं इसमें बैकग्राउंड कलर ऐड करूँ तो आई कैन सी दैट बैकग्राउंड कलर, टेस्ट करने के लिए मैं बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ इसमें. और कलर है जी हमारा ब्लैक कलर. सेव करते हैं जी, रीलोड करते हैं, तो वो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पूरा उसने ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना दिया उसको. पहले वो स्पेसिफिकली इनलाइन एलिमेंट के तौर पे बिहेवियर रख रहा था अपना, उसको मैंने ओवरराइड कर दिया. स्पैन का साइट का जो टैग है वो हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है, एंकर टैग हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है. अज़ान हो रही है, 2 मिनट का वक्फा भी ले लेते हैं.
ये है जी आर्टिकल का टैग। आर्टिकल का टैग हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द ब्लॉग का लैंडिंग पेज होता है और उसके ऊपर डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं। फिर उसको क्लिक करके जब यूज़र नेक्स्ट पेज पे जाता है तो आर्टिकल ओपन हो जाता है और वो जितना भी कंटेंट हम लिख रहे होते हैं विद इन दैट आर्टिकल टैग लिखे होते हैं। और मैं आर्टिकल टैग के लिए भी क्योंकि मुझे कंटेंट भी रिक्वायर है तो मैं लिखवा लेता हूँ सिमिलरली फ्रॉम द ChatGPT। पहले मैंने जेमिनी यूज़ किया फॉर द ब्लॉक कोड टैग और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ChatGPT। I am creating ये जी हमारा सेक्शन डॉट सेक्शन आर्टिकल डॉट ये है जी डॉट कंटेनर ग्रेटर देन का साइन डॉट कंटेनर फॉर द फिक्स विड्थ। अब उसमें है जी हमारा आर्टिकल का टैग आर्टिकल ग्रेटर देन का साइन आर्टिकल ठीक है जी। तो बेस लेआउट रेडी है जी मेरा और मैं इसी को कहूँगा कि इसी के अकॉर्डिंगली क्योंकि मैंने जितने भी सेक्शंस क्रिएट किए हैं एक फास्ट विड्थ के अंदर मैंने क्रिएट किए हैं और मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे इसी के मुताबिक आई एम क्रिएटिंग वेब पेज। ये काम उर्दू में भी कर सकते हैं आप, उर्दू में प्रॉम्प्ट लिखवा के और फिर उससे आगे प्रोसेस करें। तो मैं डायरेक्टली क्योंकि इंग्लिश के अंदर हम चल रहे हैं तो मैं बेहतर यही है। अगर इनिशियली दिक्कत पेश आ रही है इंग्लिश के साथ कम्युनिकेशन आप लोगों को, आप बोल भी सकते हैं, आप उर्दू में बोलें उसको कहें यार मुझे इसका प्रॉम्प्ट भी बना दो और वो बना के दो इंग्लिश में। तो आपको कम्युनिकेशन जब स्टार्ट करेंगे उससे भी आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स पॉलिश होना शुरू हो जाएंगे, प्रॉम्प्ट लिखना भी आ जाएगा, साइड बाई साइड कोडिंग भी आ जाएगी। तो इन टूल्स का तो इस्तेमाल लाजमी, इसके बगैर तो मतलब है ही नहीं ना। दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट राइट नाउ। अब तो खैर 2025 एंड होने वाला है, ये तो 2025 के शुरू में ये सिलसिला शुरू हो गया था। अब तो कुछ नए ही आप हर रोज़ देख रहे हैं कि नया एक से नया AI टूल आ रहा है, हर फील्ड में ये हो चुका है। आई एम क्रिएटिंग अ वेब पेज as a BIS learner. I want to create article tag and for that purpose help me to provide a sample code. Keep this base structure. कोड मैंने एज इट इज़ उसको प्रोवाइड कर दिया जो मैं बनवाना चाह रहा हूँ जी कंटेनर, और ये आ गया जी सारा कोड, ठीक है। एंड दिस इज इसके बाद मैं ये भी लिख देता हूँ कि विद द प्लेस होल्डर टॉपिक शुड बी benefits of HTML, benefits of HTML, CSS and JS. Keep the words around
मैंने उसको क्वांटिटी भी बता दी थी, वर्ड्स वो रख के 500 के दरमियान आर्टिकल मुझे चाहिए. कीप दिस पेज स्ट्रक्चर एंड दिस शुड बी क्योंकि आर्टिकल टैग के बारे में मैंने उससे पूछना है, तो मैं इसको कहता हूँ कि यार आप आर्टिकल टैग यहाँ पर लिख देना. Write the article tag, write the article code here. मेंशन कर दिया, एंटर प्रेस करते हैं. बिल्कुल बुनियादी सी मैंने हेल्प दी है इससे, ठीक है, बेसिक सी. सेक्शन टैग का मुझे पता है, कंटेनर का मुझे आइडिया हो गया है. मैंने एक आर्टिकल टैग के बारे में डिटेल्स उससे ली हैं विद हैविंग 500 वर्ड्स एंड इट्स डन. सिंपल. बस मैंने इसे करना है, कॉपी किया कोड, या मैं यहाँ से ये भी कॉपी कर सकता हूँ. दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं. मैंने सारा कोड कॉपी कर लिया और मैंने सिंपल इसके साथ रिप्लेस कर दिया जो मैंने ChatGPT से लिखवाया. सेव एंड रीलोड. ये आर्टिकल आगे जी सारा थी, क्योंकि वो अभी सारा उसका जो स्टाइलिंग वगैरह वो मैंने सेट करनी है. हम कस्टम सीसेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो मैं स्पेसिफिकली जाके इस वाले जो सेक्शन है, जो आर्टिकल का जो मैंने लिखवाया है, इसको मैं जाके चेंज कर सकता हूँ, टारगेट कर सकता हूँ. सबसे पहले जो मुझे चीज़ ऐड करनी है इसमें वो है जी स्पेसिंग, और दूसरा है हमारा टेक्स्ट का कलर. इसी क्लास को मैंने कॉपी किया, जो कस्टम क्लास मैंने CSS की क्रिएट की है, और मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया जस्ट राइट आफ्टर द जो हमारा टैग है सेक्शन ब्लॉक कोड का. सेक्शन ब्लॉक कोड के बाद है आर्टिकल स्टार्ट. दिस इज सेक्शन आर्टिकल एंड. इसमें मुझे ऐड करनी है जी पैडिंग फ्रॉम टॉप बॉटम. ये आप जेनेरिक क्लास पे लगा सकते हैं. तमाम जगहों पे आपको मल्टीपल जगहों पे सेक्शंस में चाहिए तो इसकी जेनेरिक क्लास भी आप लगा सकते हैं. दोनों टेक्नोलॉजीज ठीक हैं. अगर आपने सिमेट्री रखनी है, आपको डिज़ाइन ऐसा मिला है जिसमें सिमेट्री है, डिज़ाइनर ने टॉप और बॉटम में सेम पैडिंग रखी है, तो आप एक जेनेरिक क्लास बना दें पैडिंग की और वही मल्टीपल जगहों पे यूज़ करें फॉर टारगेटिंग द सेक्शन इंटरनल स्पेसिंग. सेक्शन टैग इंटरनल स्पेसिंग, और आप उसको अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड कर सकते हैं, इंस्टेड के आपको हर सेक्शन के लिए जाके अलग से क्लास लगानी पड़े. अच्छा, ये मैंने ऐड कर दिया. और जो सेकंड चीज़ मैंने ऐड करनी है वो है इसी में जो पैराग्राफ आ रहा है उसको मैंने कलर देना है वाइट. सेव किया जी मैंने रीलोड. तो जैसे मैंने स्पेसिंग ऐड की और मैंने इसका पैराग्राफ कलर ऐड किया तो उसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज होगी. इट्स नाइस, ग्रेट. उसका जो फॉन्ट साइज है मैं इसको इस वाले जो हमारा सेक्शन है फॉर द आर्टिकल, इसका फॉन्ट साइज मैं डिक्रीज कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ इंक्रीज. मैंने टारगेटली सेट कर दिया फॉर दिस. फॉन्ट साइज मैंने डिक्रीज कर दिया प्रोबेबली. या इट्स लुक गुड. ओके. अच्छा, अब मैंने अगर साइड पे इमेज भी एक लगाना है तो मैं क्या करूँगा? सिंपल, आसान है. Sora.ChatGPT और यहाँ पे जाके ये कौन आ गया? Who's this? Good. ये चीज़ अब
वरना जब नींद से एकदम उठ के क्लास ज्वाइन करते हैं, इसीलिए ऑनलाइन होने के बेनिफिट ही, अब एक क्लास थी भाई 5:15 हो गई ये चीज़। अच्छा जी, मैंने Sora.chatgpt ओपन कर लिया है और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रॉम द ChatGPT, कैन यू हेल्प मी टू राइट a prompt to generate the image using Sora. ठीक है जी, can you help me to write a prompt to generate the image using Sora? I want to add image for this section. प्रॉम्प्ट में लिखवा रहा हूँ फ्रॉम द ChatGPT और मैं उसको यूज़ करूँगा विद इन द Sora, जो कि ChatGPT का ही प्लेटफॉर्म है। ChatGPT यूज़ करते हैं हम इस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए, टेक्स्ट स्पेस के लिए, और अगर हमें कोई इमेज क्रिएट करवाना है तो हम इसे करेंगे कॉपी, ये प्रॉम्प्ट लिख दिया उसने और मैंने इसको जाके सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। दिस इज द फास्टेस्ट वे एवर। एंटर, कंपाइलिंग स्टार्ट। आपने लिंक अपना वो बना लेना है, अकाउंट बना लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे वैसे कोई नहीं है, कंपाइल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बुनियादी सा मैंने इमेज बनवाया है, कोई हाई फाई इमेज नहीं है, सिंपल एक सादा सा मैंने इमेज बनवाया थी। प्रॉम्प्ट भी लिखवाया मैंने यूजिंग द ChatGPT। जितनी देर ये कंपाइल हो रहा है, मैं क्या करता हूँ, अपना जो स्ट्रक्चर है ना, इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। इमेज लगाता हूँ मैं ऑन द राइट साइड, और मुझे इसको करने के लिए यूज़ करना है, डिवीज़न के लिए मैंने इसको यूज़ करना है कंटेनर में, और कंटेनर में मैंने एक डिव ऐड करना है, डी फ्लेक्स, डी डैश फ्लेक्स। जैसे मैंने डी डैश फ्लेक्स लिखा है, मैंने डिव नहीं यूज़ किया, सिर्फ मैंने डी डैश फ्लेक्स लिखा है यूजिंग विद इन दिस VS कोड। तो उसने मुझे साइड पे उसका जो व्यू है, जो कहने बता रहा है कि आपने ये वाला जो है जैसे लगाया ना क्लास, तो इसका जो स्ट्रक्चर है आपका वो बन गया है, डिव बन गई है और उसके ऊपर एक क्लास लग गई है। और इसमें मैंने 2 डिव्स और बनानी है। ठीक है, तो द फर्स्ट डिव कंटेनिंग द आर्टिकल एंड द सेकंड डिव विल कंटेन द इमेज। ग्रेटर देन का साइन, द फर्स्ट डिव will be specifically targeting the column article, dot column article, ARTICLE, and the second will be the image. Actually, this div will be called image. Enter. तो मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया यूजिंग div। इमेज बन गया जी हमारा, which is good, which is good। जैसे इमेज बनेगा ना, तो ये प्रॉम्प्ट आपको आ जाएगा कि ये इमेज है। ओ व्हाट इज दिस? ओके, दिस इज, so the image has been created successfully, which looks good। I didn't go on the free pic, I didn't go on any official website, just go on the Sora.chatgpt and जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखवाया वो भी चैट उर्दू में बता दें, नहीं समझ आ रही उर्दू में बता दें ChatGPT को कि भाई मुझे प्रॉम्प्ट लिख दो यार Sora से, तुम्हारी मिन्नत है हाथ जोड़ने उसके साथ। एंड आई वांट टू डाउनलोड दिस इमेज। ठीक है, आई वांट टू डाउनलोड दिस। जब क्लिक किया मैंने, एंड देन क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन, एंड द इमेज डाउनलोड सक्सेसफुली। ठीक है जी, ये डाउनलोड हो गया। ओके, परफेक्ट, दैट्स नाइस। ओके, now I need to copy this image। सर जब साइट का जी बोलो।
सर मैं कहना चाह रहा था कि जब साइट का आपको काम मिलता है तो वो क्लाइंट आपको बताता है कि टाइपोर्ट के लिए ये पैटर्न आपने रखना है और उसके लिए फोन के लिए ये पैटर्न रखेंगे। कौन आईफोन ये अगेन जब आप एक वेब पेज बना रहे होते हो तो वेब डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट वेब पेज को रिस्पॉन्सिव करना होता है। अगेन रिस्पॉन्सिव करने के लिए ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वो आपको क्लाइंट एक्स्ट्रा पे कर रहा हो, ये पॉसिबिलिटी है। आप एक वेब पेज डेस्कटॉप पे बना के कंपेटेबल करके उसको मैसेज ड्रॉप कर दो, फिर वो आपको नेक्स्ट फेज़ में कहे कि यार अब आप इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी कर दो और इसके मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। अब ये डिपेंड कर रहा होता है क्लाइंट के बजट के ऊपर, ये चीज़ें उसके साथ कोरिलेट करें। अगर क्लाइंट बहुत अच्छा है, मेहरबान है, ढेर सारे पैसे हैं उसके पास और वो काम यही करता है, काम क्या करता है कि वहाँ पे वो फिज़िकली अवेलेबल है कनाडा में, यूके में, यूएस में, और वो फिज़िकली डेली मीटिंग्स कर रहा होता है क्लाइंट्स के साथ, अपने डिफरेंट कस्टमर्स के साथ, उनके ऑन साइट बिजनेसेस में जाके, उनके ऑफिस में जाके मीटअप कर रहा है उनके साथ। काम वहाँ से वो पिक कर रहा है कि यार हम आपकी वेबसाइट बना देते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं और इस बजट में बना देंगे वगैरह वगैरह, ये सारी डील वो डन करेगा वहाँ पे और आपको एज अ रिसोर्स हायर कर लेगा फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। और वो जो रिसोर्स उसको वहाँ पे कनाडा में, यूके में, यूएस में उसको $5,000 $7,000 में पड़ना था, वो आपको लाहौर पाकिस्तान में वो स्मार्टली अपने बिजनेस को रन करने के लिए $1,000 में हायर कर लेगा, $500 में हायर कर लेगा, $100 में हायर कर लेगा, डिपेंडिंग अपॉन द बजट, डिपेंडिंग अपॉन द बजट ऑफ द प्रोजेक्ट। इस तरह से चीज़ें मिलअप उसको करके वहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रही होती है डायरेक्टली क्लाइंट के साथ, जो बंदा वहाँ पे डील कर रहा है, एजेंसी है या जो भी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, और यहाँ पे उन्होंने रिसोर्स को हायर किया हुआ होता है, तो इस तरह से टीम वर्क चल रहा होता है। तो ये है जी इमेज आर्टिकल HTML। इसका नाम मैंने उसी नेमिंग कन्वेंशन को मैंने उसके मुताबिक कर दिया, PNG में उसने मुझे बना के दिया है सोरा ने इमेज, और इमेज मैंने लगाना है विद इन दिस, और बाकी जो मेरा आर्टिकल है ना इसको मैंने यूज़ करना है विद इन दिस। मैं इसे करता हूँ जी सम अप, समराइज कर दिया मैंने, इसको क्लिक किया एंड देन सेलेक्ट, इसे मैंने मूव कर दिया ऑल्ट प्रेस करके टॉप एरो की से उस वाले डिव के अंदर जो मैंने स्प्लिट की है फॉर द आर्टिकल। और यहाँ पे मैंने इमेज लगाना है। इमेज लगाना बहुत आसान है, जस्ट हमने इमेज का लिखना है टैग, और यहाँ पे इमेजेस के अंदर और इमेज आ रहा है जी, where is that image? It is in the image, this is image, और सेम वही मैं ऑल्ट के टैग में भी ऐड कर देता हूँ इमेज, और इसके ऊपर मैं क्लास का एट्रीब्यूट भी लगा देता हूँ ताकि वो अपनी पेरेंट की जो विड्थ में दूंगा फॉर द कॉल इमेज उसके हिसाब से वो एक्सपेंड कर दे। ये क्लास मैंने बनाई हुई है जेनेरिक क्लास। अब मैंने सिंपल जाके कॉल आर्टिकल की एक विड्थ ऐड करनी है और कॉल इमेज की एक विड्थ ऐड करनी है। चलिए वही तरीके करनी थी मैंने, सॉरी, कंट्रोल वाई, सही है, ये आ गए। और यहाँ पे मैंने कॉल आर्टिकल लिख दिया, इसकी मैंने विड्थ रखनी है 100%, 50% फॉर द कॉल आर्टिकल एंड 50% फॉर द कॉल इमेज। CSS दोनों को मैंने विड्थ असाइन कर दिया ताकि वो एक्यूरेटली ब्राउज़र में डिस्प्ले करें चीज़ें। अच्छा जी, ये आगे जी पेज हमारा, ओके सॉरी दिस इज नॉट पेज। पहले हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्मेट में था, अब मैंने इमेज ऐड कर दिया है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आर्टिकल ऐड कर दिया। अब जब मैं रीलोड करूँगा तो उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि ये दो समय डिवाइड भी हो जाएगा और साइड में इमेज भी डिस्प्ले कर देगा। If I want to balance with the text, then I can remove the rest of the text. मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक रहने देता हूँ, बाकी जितना भी आ रहा है this one is not at all.
क्योंकि अभी मैं सिंपल वे में शॉर्टन करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्विक वे में इस तरह से कर सकता हूँ। दिस इज़ द टेक्स्ट कमिंग टेक्स्ट, और जितने भी पैराग्राफ्स ऐड हुए हैं इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, सेव, रीलोड। और इसी तरह से स्पेसिंग के लिए मैं करता हूँ जी फॉर द, यहाँ पर मैंने ऐड करना है, ओके दिस आई नीड दिस डी डैश फ्लैग्स। ओके, मैंने गैप की क्लासेस बनाई हुई, याद आ गया। ओके, सिंपल मैंने जाके डी फ्लैग्स के साथ गैप की क्लास लगा देनी ताकि उन दोनों के दरमियान एक मुनासिब सा गैप आ जाए और उसकी विजिबिलिटी, रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। मैंने यहाँ पे जाके ऐड करना है जी गैप, should 3 probably, I think this class I created or not, let me check this out। क्लास मैंने बनाई है कि नहीं बनाई, ओके आई डिडंट मेक द क्लास, तो मैं यहाँ पे ही डी फ्लेक्स के साथ ही ये क्लास बना लेता हूँ, ठीक है, फॉर दिस गैप, टू क्रिएट दिस गैप। और मैंने बनानी है जी क्लासेस यहाँ पे डी फ्लेक्स के साथ ही मैं बना लेता हूँ। ये जी गैप 3 मतलब गैप 3 मतलब गैप और 1 REM, 1 REM मतलब 16 पिक्सल जो बेस यूनिट है हमारा, ठीक है। तो अब मैं जब रीलोड करूँगा और तो इसके और इस कॉलम के दरमियान 16 पिक्सल का गैप आ जाएगा फ्रॉम द इमेज एंड द पैराग्राफ, ये गैप आ गया। और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके जो कॉर्नर्स हैं फॉर द इमेज इट शुड बी राउंडेड बॉर्डर रेडियस, और वो सिंपल है, जैसे हमने ये बनाया था वैसे ही हमने यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज़ कर लेनी है, आसान है, इजी है, ज़बरदस्त है जी। इसमें सिंपल जाके मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है फॉर दिस इमेज, कॉलम इमेज मैंने बना दिया है, ये बनाया, ठीक है, ओके ओके ओके, वेयर इज दैट, दिस वन। और मैंने सिंपल जाके मैंने इसके अंदर जो इमेज आ रहा है ना, पेरेंट टैग, पेरेंट जो डिव है वो हमारा कॉल इमेज है, और उसके अंदर जो फर्दर इमेज आ रहा है हमारे पास, मैं उसको टारगेट करना चाह रहा हूँ। इसमें मैंने बॉर्डर रेडियस कर देना है, बॉर्डर रेडियस इट शुड बी फ्रॉम ऑल साइड्स, टॉप बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप बॉटम, टॉप राइट, ठीक है। this one and this one and this one, जैसे क्लॉकवाइज चल रही हैं चीज़ें, जैसे हमने पैडिंग लिखना सीखी, मार्जिन लिखना सीखा, तो ऑन अ सिमिलर पैटर्न बॉर्डर रेडियस भी वैसे ही वर्कआउट कर रहा होता है। क्योंकि मैंने तमाम जगहों से एक ही वैल्यू देनी है तो मुझे हर जगह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ मरतबा हमारे डिज़ाइन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो बनाने के लिए हमें उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे जाके राउंड कॉर्नर करना होता है, तो उसके लिए फिर हमें हर जगह के लिए अलग अलग बॉर्डर रेडियस लिखना होता है। लेकिन अभी चूँकि मैंने हर जगह पे एक ही वैल्यू लगानी है तो मैं उसको हैंडल कर लेता हूँ वाया यूजिंग जेनेरिक वैल्यू। और जब मैं रीलोड करूँगा तो वो चारों साइड से उसका जो कॉर्नर है उसने राउंड कर दिया उसको, लुक्स गुड। और साथ में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक कॉल टू एक्शन यहाँ पे बटन भी ऐड कर देता हूँ, जिसके ऊपर क्लिक करके मैं कहीं वेरीडेट करवाना चाह रहा हूँ किसी वगैरह पेज वगैरह 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 फॉर द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। फॉर द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल इसके लिए हम चलते हैं जी HTML पेज, और यहाँ पे जाके मैंने कॉल टू एक्शन बटन लगाना है राइट आफ्टर दिस लास्ट पैराग्राफ। कॉल टू एक्शन बटन लगाने के लिए हम एंकर टैग, ठीक है जी, और एंकर टैग में HREF क्लासेस हमारी बनी हुई हैं फॉर बटन प्राइमरी एंड फॉर बटन सेकेंडरी। ग्रुप करेंगे बेस बटन क्लास के साथ, उसके बाद हम लिखेंगे जी बटन प्राइमरी, और यहाँ पे हम लिखेंगे जी रीड मोर, सेव, रीड मोर एंड सेव एंड रीलोड।
तो ये बटन भी आ गया, ज़बरदस्त, नाइस, गुड। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इसके क्लिक के ऊपर एक पेज ओपन करना चाह रहा हूँ जहाँ पे रेस्ट ऑफ द आर्टिकल की डिटेल डिस्प्ले कर दे, ठीक। तो उसके लिए मुझे एक पेज बनाना और उस पेज को मैं बना लेता हूँ यूजिंग द AI। और वो हम चलते हैं जी पर द AI, और AI टूल है जी हमारा ये वाला, हमने यूज़ किया है जी दिस वन, एंड ओके, I want to create article detail page I have this base layout. I just only need the HTML. Not include Tailwind, CSS और Bootstrap, ठीक है जी। ये मैंने मेंशन कर दिया उसको, मैंने उसको ये भी बता दिया कि यार जो आप लेआउट यूज़ करो ना वो करो ये वाला जो मैं इसको प्रोवाइड करने लगा हूँ। और वो लेआउट है जी, स्टार्टिंग से हम ले लेते हैं दिस पार्ट एंड सेक्शन का टैग और सिंप्लीफाइड, दिस वन कॉपी, बल्कि मुझे हेडर भी चाहिए, ओके, आई नीड हेडर एज वेल, आई नीड हेडर, ओके, दिस वन, and this is the content area, copy as it is, मैंने इसको कोड प्रोवाइड कर दिया। और जो हमारा लास्ट में बन रहा है सेक्शन वो है जी हमारा आर्टिकल वाला सेक्शन, क्योंकि मैंने उसी की रिकमेंडेशन पे वो आर्टिकल वाला सेक्शन बनाया है तो मैंने वही प्रोवाइड कर दिया उसको एज इट इज़, कॉपी किया यहाँ से और मैंने प्रोवाइड कर दिया उसको to create that product article detail page, और वो मैंने यहाँ से किया जी कॉपी, ये मुझे ये वाला चाहिए, इसको मैंने किया जी कॉपी। वो क्या करेगा, इसी को ही मज़ीद एक्सपेंड कर देगा, ये डिटेल्स वगैरह उसमें ऐड ऑन कर देगा। सो दिस वन आई पेस्ट आउट हियर, ये आ गया, और सिंपल मैंने इसको खत्म कर दिया, इसमें जाके मेन का टैग और ये, ठीक है। इसमें हर चीज़ मैंने उसमें वो HTML टैग्स में लिखी हुई है, वो उसको रीड आउट करके मुझे पेज बनाने में हेल्प पूरी करी, ठीक। वो मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ये सारी डिटेल्स आप इस तरह से अपडेट कर दो उसके अंदर जाके। सो क्लीन and complete HTML only article detail page section matching your base layout, keeping pure HTML, no tailwind, no bootstrap, perfect हो गया, nice, okay, which is good। अब मैं ये पेज क्विकली किस तरह बना सकता हूँ जी, और ये पेज बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ जी, इसी को करता हूँ कॉपी और यहीं पे कर देता हूँ पेस्ट, लैंडिंग पेज डॉट HTML को मैंने कॉपी किया और उसको पेस्ट ऑन कर दिया, और मैंने इसको जाके कर दिया रीनेम कर दिया विद द सेम आर्टिकल, जो नेम है मेरा आर्टिकल का, वो क्या नेम है जी, उसको मैंने कॉपी करना है पहले, वो है जी दिस वन, बेनिफिट्स ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये मैंने किया यहाँ से rename the benefits of HTML, CSS and JavaScript, टाइटल कॉपी किया और उसी को मैंने पेस्ट ऑन कर दिया। नेमिंग कन्वेंशन आपकी ये मैटर कर रही होती है, जब फाइनली आपकी वेबसाइट बन जाती है प्रोडक्शन पे, तो ये नेमिंग कन्वेंशन हेल्प कर रही होती है आपके वेब पेज की जो क्रॉलिंग है उसको भी इम्पेक्ट आ रहा होता है। ब्लॉग आर्टिकल्स में हम इन चीज़ों पे एज अ डेवलपर फोकस कर रहे होते हैं और ये चीज़ें हमने इनको मेंटेन रखनी होती हैं। जो URLs होते हैं, यूज़र फ्रेंडली URL, SEO फ्रेंडली या यूज़र फ्रेंडली URL, CSS
नेमिंग कन्वेंशन मैंने टोटली चेंज कर दी, सब मैंने स्मॉल लेटर्स में कर दिया और ये रही स्मॉल लेटर। तो ये आ गई थी मेरा जावास्क्रिप्ट। सो ये मैंने पेज रेडी कर दिया और मैं इसको लिंक करना है विद इन दिस एंकर टैग जो मैंने ऐड ऑन किया ना, दिस इज एंकर टैग रीड मोर में, वहाँ पे मैंने इस पेज को लिंक कर देना। सिंपल आसान है। बेनिफिट्स जैसे मैंने लिखा तो उसने मुझे बता दिया ये पेज आपका रेडी है जी। इस पेज में मैंने जो चीज़ें रखनी हैं उनको मैंने कर देना है रिमूव और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट को मैंने रहने देना है यूजिंग द AI टूल। ये आगे जी इसका टाइटल। इसके बाद जी एंकर टैग हमारा, इसको भी नहीं चाहिए मुझे, दिस वन आई डिडंट नीड, दिस वन डिडंट नीड एंड दिस वन। तमाम सेक्शंस को मैंने कर दिया अभी के लिए। इसको मैंने 1 by 1 सेलेक्ट किया। समराइज करने के बाद मैंने इसे कर देना है रिप्लेस विद द HTML कोड जो मैंने लिखवाया है फ्रॉम द ChatGPT, इसके साथ मैंने रिप्लेस कर देना। ठीक है, कंटेंट एरिया वाले के साथ मैंने इस वाले सेक्शन को रिप्लेस कर देना है जो आ रहा है जी कॉपी, जितना भी है ये सब का सब कॉपी हो गया और इसके साथ मैंने रिप्लेस कर देना है। सिंपल है, आसान है। विदाउट डाइविंग डीप इनटू द कोड, आई यूज द AI टूल create a new page as well as the detailed, उसकी सारी डिटेल्स भी हो गई, सारी की सारी हो गई, रेडी हो गई। इसको मैंने विद इन 2 to 3 मिनट्स इस पेज को मैंने बना दिया। सारा पेज रेडी हो गया मेरा। अब मैंने इसे जाके सेव करता हूँ और जब मैं क्लिक करूँगा रीड मोर के ऊपर, जब मैं इस पर लेकर आ रहा हूँ, होवर कर रहा हूँ तो वो नीचे उसका लिंक भी बता रहा है क्योंकि मैंने लिंक लगाया HREF के अंदर। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा इस वाले पेज। दैट्स ग्रेट, उसने वो भी लिंक भी लगा दिया। बाकी रेस्ट ऑफ द जो स्टाइलिंग है, क्योंकि मैंने प्लेन HTML लिखवाई है, उससे कोई उसके अगेंस्ट मैंने कुछ नहीं करवाया, तो उसने सिंपल वे में जो विदाउट राइटिंग द CSS, अगर CSS भी लिखवाना चाह रहा हूँ मैं तो मैं लिखवा सकता हूँ, लेकिन चूँकि मैं अपना एक CSS फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ विद माई, बल्कि मैं एग्जिस्टिंग CSS भी दे सकता हूँ उसको, कि मैं उससे ये चाह रहा हूँ कि आप उस चीज़ को फॉलोअप में रखो, तो वो भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे सिंपली सेक्शन आर्टिकल डिटेल को करता हूँ कॉपी। आई कॉपी दिस आउट and go to the CSS और यहाँ पे मैं एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जी, start and this should be end, और मैंने यहाँ पे लिखना है जी H1 और पैराग्राफ शुड बी कलर वाइट। ये मैंने कलर वाइट कर दिया, सेव किया और थैंक यू बच्चा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो मैंने जैसी चेंजिंग की वो उसको उसने जितना भी टेक्स्ट है उसका कलर उसने अपडेट कर दिया, तो इट लुक्स गुड। और यहाँ से हम जाके उसको, उसने हमें वो लिंक भी लगा दिया है ब्लॉग पेज का, अगर हम लैंडिंग पेज बना लेते हैं उसने उसका लिंक भी ऐड ऑन कर दिया। स्पेसिफिकली फॉर दिस आर्टिकल आई कैन ऐड द स्पेसेस फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। पैडिंग 5 rem, सेव एंड रीलोड। तो ये टॉप से और बॉटम से स्पेसिंग भी ऐड कर दी है इसने। मैं ये चाह रहा हूँ कि जी ये जो इमेज है इसके जी बॉटम से भी स्पेसिंग आ जाए, तो क्या करेंगे जी, उसके लिए हम जाके लिख सकते हैं फॉर दिस क्लास फॉर द इमेज एंड मार्जिन बॉटम
मार्जिन बॉटम 3, सेव एंड रीलोड। अगर हमने क्लास बनाई हुई है तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई भी हो जाएगी इसकी। ठीक है जी, लगी हुई है, क्लास बनी हुई है, तो यहाँ से स्पेसिंग भी आ गई। तो ओवरऑल हमारा ये एक डिटेल पेज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भी बन गया। यहाँ से अगर हम वापस इंडेक्स पेज पे आना चाह रहे हैं, हम लैंडिंग पेज पे जाना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह, यहाँ से मैंने लिखा जी लैंडिंग पेज, दोबारा हम लैंडिंग पेज पे आ गए और लैंडिंग पेज से वो पेज हमारा कनेक्ट हो गया विद द रीड मोर बटन। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके यूज़र वहाँ पे जाके डिटेल इस आर्टिकल की पढ़ सकता है। इसी तरह से हमारे पास एक टैग और है जी, वो है जी हमारा, मिसाल के तौर पे हम इस तरह हमारे इस वेब पेजेस में इतना इम्पोर्टेंटली हम इन चीज़ों को नहीं देख रहे होते, लेकिन अगर हम डैशबोर्ड डिज़ाइन कर रहे हैं किसी भी हवाले से, किसी कह लें आप कोई ई-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं और उसका हमने रेडी करना है एडमिन डैशबोर्ड, जहाँ से जाके कस्टमर प्रोडक्ट अपलोड कर सके वगैरह वगैरह, इस तरह का काम कर रहे हो, तो ज़्यादातर जो ये टैग है हमारा असाइड का टैग है, वो हम वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं कि इसको यूज़ कर लेते हैं फॉर क्रिएटिंग असाइड, एक पैनल बना लेते हैं और उसको हम साइड पे लगा देते हैं। आसान है, ईजी है। क्विकली हम चलते हैं जी लैंडिंग पेज .html के अंदर और ये हम असाइड का टैग ऐड कर लेते हैं। राइट आफ्टर दैट article tag will going to create a side tag. इसकी इंडेंटेशन बेहतर कर दी है मैंने, और इंडेंटेशन save the file, ये आ गया जी हमारा लेस देन का साइन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एंड दिस इज साइड टैग। और ये हमने करना है जी, हम इसको लिखना शुरू कर रहे हैं। यहाँ से मैंने स्टार्टिंग का उसको मेंशन कर दिया, और यहाँ मैंने इसको करना है जी एंड। यहाँ मैंने लिखा, इसको कर दिया एंड। साइड के टैग के लिए हम लिखेंगे जी साइट, और इसके अंदर हम जो भी डिटेल्स मेंशन करना चाह रहे हैं, कोई हम लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, कोई हम लॉग आउट का बटन बनाना चाह रहे हैं, कोई सेटिंग का हम लिंक ऐड करना चाह रहे हैं लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लिंक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई हम लोगो ऐड करना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हैं वाया यूजिंग अ साइड टैग। और अगेन ये चीज़ें हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं फॉर स्पेसिफिकली टारगेटिंग दैट एरिया। जैसे राइट नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे मूव ऑन करता हूँ विद इन द आर्टिकल डिटेल पेज। ये मुझे क्विकली एक डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ जहन में आई है, उसको हम बना लेते हैं। जैसे हमारे पास आ रहा है जी एक लिंक हमने लगाने हैं यहाँ पे, जहाँ से हम नेविगेट कर सकें। ये हमने कर दिया, इस वाले डिव को मैंने ऐड करना है यहाँ पे डिव, और ये है जी हमारी क्लास d-flex, और इसके बाद है जी हमारा एक अदद डिव जिसमें आ रहा है हमारा आर्टिकल रिलेटेड स्टफ, आर्टिकल डिटेल्स, कॉलम आर्टिकल डिटेल्स। और जबकि असाइड का जो टैग है हमारा, वो क्या करेगा जी, वो हेल्प आउट करेगा
पेज के ऊपर किसी पे जाना है, हमने किसी प्रोडक्ट लिस्टिंग पे जाना है, किसी हमने सर्च का हमने कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, वगैरह वगैरह बहुत सारी। ये जितना भी है स्ट्रक्चर मेरा 1 by 1 आर्टिकल से रिलेटेड, वो मैंने मूव ऑन कर देना है विद इन दैट डिव। आर्टिकल हेडर, आर्टिकल इमेज, आर्टिकल बॉडी, स्ट्रक्चर वाइज जो उसने हमारा स्ट्रक्चर रेडी हुआ है फॉर दैट पार्ट, मैंने सारे का सारा मूव ऑन कर दिया विद इन दैट आर्ट कॉलम। और यहाँ पे जाके मैं क्विकली सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ सर्च बार। अगर हम जाएं इस पेज को देखें, क्लिक करके हम चलते हैं इस पेज पे। अब वो जो स्ट्रक्चर है, मैं उसमें सबसे पहले ये वाली जो सर्च बार है, मैं यहाँ से इसको भी एक कंपोनेंट के तौर पे, क्योंकि हम जब आर्टिकल डिटेल पेज पे काम कर रहे होते हैं, आर्टिकल उसकी टेम्पलेट पे काम कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें ऐसी फंक्शनैलिटी फॉर द ब्लॉग, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ब्लॉग के आर्टिकल्स होते हैं, तो उसमें एक फंक्शनैलिटी हमने लगानी होती है जो यूज़र उसमें जो भी आर्टिकल लिखे वो उसको डिस्प्ले हो जाए, उसकी सारी लिस्टिंग बन जाए। उसके लिए हमें एक अदद सर्च बार की ज़रूरत होती है। अभी चूँकि ये सारी चीज़ें हार्ड कोडेड हो रही हैं और जस्ट फॉर द सेक ऑफ HTML प्रोटोटाइपिंग हम ये काम कर रहे हैं, तो फॉर दैट मैटर अभी के लिए हम सिंपल HTML के ज़रिए इसको रेंडर कर लेते हैं। अगेन इस पर प्रोग्रामिंग होती है और वो DB के ज़रिए भी हो सकती है, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। इसे मैंने किया जी कॉपी, इसको मैंने वो ड्रैग कर दिया, and then I go to that, ये जी असाइड, और यहाँ पे सर्च बार बनानी है मैंने, तो ये मैंने इसको ऐसे रख दिया, सेव। ये मैंने किया जी, इसको रीलोड कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने सर्च बार ऐड किया तो उसका जो आर्टिकल है, क्योंकि मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ की है, दोनों चीज़ें पैरेलल में दिखाना चाह रहा हूँ, तो लेफ़्ट साइड पे हमारा आ गया सर्च और राइट साइड पे हमारा आ गया रेस्ट ऑफ द आर्टिकल। अच्छा जी, मैंने साइड के टैग में जाके कुछ CSS भी अपडेट करनी है, एक और HTML भी हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल हम लिंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्विक लिंक्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे क्विक लिंक्स ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML कमेंट लिख देता हूँ, क्विक लिंक्स, फॉरवर्ड स्लैश क्विक लिंक्स, div class quick links, क्विक लिंक्स के लिए UL का स्ट्रक्चर, फिर ग्रेटर देन का साइन, LI का स्ट्रक्चर, फिर हमें ग्रेटर देन का साइन मल्टीप्लाइड बाय, जैसे फॉर एग्जांपल हम 5 लिंक लगाना चाह रहे हैं और उसमें एंकर टैग रखना चाह रहे हैं। तो ये आ गया जी हमारा स्ट्रक्चर क्विक लिंक्स, सेव, और ये आ गया जी 1 by 1 जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं, अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे उसका कंटेंट लिख सकते हैं। कंटेंट लिखने के लिए मैं कह देता हूँ प्रोवाइड मी द रिलेटेड 5 article names, related 5 article names। तो उसको मैंने कह दिया कि मुझे ना इसके आप रिलेटेड, तो उसने मुझे 5 एक बता दिए। जैसे मिसाल के तौर पे फर्स्ट वन इज दिस वन,
वो मैं रखूँगा विद इन द फर्स्ट HTML। उसके बाद है जी सेकंड, कॉपी करता जा रहा हूँ मैं यहाँ से 1 by 1, कॉपी दैट एंड पेस्ट। मैं इसका कोड भी लिखवा सकता हूँ डायरेक्ट ChatGPT से, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ कंटेंट का पेस्ट कर रहा हूँ। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि मुझे इसको UL और LI के स्ट्रक्चर में विद इन द एंकर टैग मुझे प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे जाके मैंने इसे पेस्ट कर दिया, पेस्ट एंड देन दिस वन, copy that out and paste. Again, the last one is copy that out and paste. ये हो गया जी हमारा रेडी। सेव। अब मैं जाके इसी वाले जो मैंने असाइड के अंदर जो दो मैंने फ़िलहाल कंपोनेंट्स रखे हैं, सर्च बार का और क्विक लिंक्स का, इसी को जाके मैं इसको स्टाइल दे देता हूँ विद इन द CSS। इसको अगर मैं रीलोड करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जी कि लिंक्स, ये लिंक्स आ गए सारे, और ऊपर टॉप में हमारा सर्च बार आ गया। तो ईजी हो गया हमारे मीटिंग। तो इससे और मैं कहता हूँ जी I need to add H3 for quick related articles। इसको मैंने नाम दे दिया जी related articles। सेव। ये मेरी एक हेडिंग भी आ गई है। अब मैं अगर रीलोड करूँगा तो लिंक्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन उसके टॉप में एक हेडिंग भी आ गई है। अब जब मैंने रीलोड किया तो ये आपकी रिलेटेड आर्टिकल की हेडिंग आ गई, ये सर्च आ गया, ये आपके लिंक्स आ गए। तो इसको अब हम कुछ बेहतर अंदाज में बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, इसकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, स्पेसिंग वगैरह ठीक हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, और इसके लिए चलते हैं जी हम सेक्शन आर्टिकल डिटेल CSS के अंदर, जो कि ऑलरेडी अभी हमने कुछ देर पहले ही डिफाइन कर दी। तो दिस इज़ द CSS block I need to update for the aside tag, specifically aside tag। और aside tag में जो पहली चीज़ है वो हमारा सर्च का जो स्ट्रक्चर है उसे मैंने अपडेट करना है SERCH सर्च। ठीक है, दिस इज़ द सर्च, और वो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, ऊपर के लिए मैंने CSS लिखी हुई है। तो मेरे पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर देता हूँ। एग्जिस्टिंग CSS को मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। उसमें आइकन भी है, उसमें इनपुट सर्च की भी स्टाइलिंग हुई हुई है, तमाम चीज़ें हुई हुई हैं। अब जब मैं जाके इसको रीलोड करूँगा तो मेरे पास तकरीबन वैसा ही एक स्ट्रक्चर जो यहाँ बना हुआ था वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया, और ये हमारे आर्टिकल से रिलेटेड हो गई फंक्शनलिटी। जी, HTML प्रोटोटाइपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अगेंस्ट अभी कोई प्रोग्रामिंग नहीं हुई हुई, सिंपल HTML प्रोटोटाइपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड देन द सेकंड थिंग व्हिच आई नीड इज क्विक लिंक्स, रिलेटेड क्विक लिंक्स आर्टिकल रिलेटेड। इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ, रिलेटेड क्विक लिंक्स आर्टिकल। अब मैंने ये वाला जो डिव है ना, इसके अंदर जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर बन रहा है फॉर द UL LI, उसको मैंने टारगेट करना है। सिंपल UL और उसके बाद है जी LI, और वो है जी पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट LI, और फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट और एंकर। तो मैंने स्पेसिफिकली हर एलिमेंट को अलग अलग स्प्रेड कर लिया, इजी हो गया मेरे लिए। अब मैंने यहाँ पे सिंपल वे में जाके लिस्ट स्टाइल सबसे पहले जाके मैंने इसको करना है नन, ताकि जो बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं वो ना आए, NON नन। और इसमें मैंने कलर चेंज करना है फॉर द LI एज वेल एज फॉर द आर्टिकल, फॉर द एंकर टैग।
और ये मैंने कर दिया जी इस तरह से, ठीक है। अब जब मैं रीलोड कर रहा हूँ तो मेरा स्ट्रक्चर हो गया जी, अपडेट हो गया, उसकी रीडेबिलिटी भी आ गई, स्पेसिंग वगैरह अपडेट हो गई और सारी डिटेल्स आ गई, ठीक है जी। मैंने सिंपली ये गैप भी ऐड करना है फॉर द गैप 3 सेव। अब इसके दरमियान जो मैंने साइड का टैग लगाया और राइट आर्टिकल के दरमियान स्पेसिंग्स जनरेट हो गई, ठीक है ना, 16 पिक्सल की जेनेरिक्स। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाए, इसकी थोड़ी डिक्रीज़ हो जाए, तो इसको भी मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ जी 15%। मैंने इसकी विड्थ इंक्रीज कर दी। सो जी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इसको मैंने करना है जी यहाँ से कॉपी, और ये असाइड का टैग जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है जस्ट आफ्टर दैट आई पेस्ट, और इसकी विड्थ जितनी मैंने उसकी टोटल विड्थ 100% में से इसको मैंने माइनस कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उसको कितना रखी है जी, विड्थ उसकी रखी है मैंने 10%, प्रोबेबली 15%, इट शुड बी 85%, 85% प्रोबेबली। टेस्ट करने के लिए मैं और रिड्यूस कर देता हूँ, 80 पे लेके जाता हूँ एंड रीलोड। तो मेरे जो ये कॉलम है इसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज़ हो गई है, यहाँ से उसका जो इमेज की जो विड्थ है वो डिक्रीज़ हुई है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है इस साइड पे मूव कर जाए राइट साइड पे। मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट इट शुड बी ऑटो, मार्जिन लेफ्ट इट शुड बी ऑटो, वो आ गया जी हमारा। इसको मैंने ऑटो किया तो ऑटोमेटिकली वो, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स है ओके, तो वो उसने मूव ऑन कर दिया, मेरे जो कॉलम है उसको इस राइट साइड पे मूव ऑन कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड पे हर चीज़ रेंडर हो रही होती है, उसने इसको राइट साइड, और इसकी कुछ स्पेसिंग भी अपडेट कर लेता हूँ मैं, सर्च के बॉटम से स्पेसिंग ऐड कर लेता हूँ क्योंकि वो अलग से थोड़ी सी स्पेस आ जाए और वो इसी के साथ अलाइन हो जाए, इसका जो टाइटल है वो जो इसके लिंक्स के साथ वो अलाइन हो जाए। इसकी लिंक्स पे से टेक्स्ट डेकोरेशन भी अपडेट कर लेते हैं। हमारे पास अलग अलग स्पेसिफिक क्लासेस आ गई हैं, जस्ट मैंने उसको ही को जाके करना है अपडेट, और असाइड के टैग में हमारे पास जो सर्च फॉर्म है इस पे मार्जिन बॉटम इट शुड 2 rem is equal to 32 pixel, okay, this is the specific margin, सही है। और मैंने जाके इसकी टेक्स्ट जो उसकी जो विजिबिलिटी है बॉर्डर्स की वो मैंने रिमूव करनी है एंकर टैग पे। टेक्स्ट डेकोरेशन none, save and reload, ठीक हो गया जी। और मैं ये चाह रहा हूँ कि इनके दरमियान में ना स्पेसेस भी आ जाएं, अलग अलग लाइन जो है वो रिप्रेजेंट नहीं हो रही, मिक्सअप हो रही हैं चीज़ें, तो मुझे पता नहीं चल रहा। तो मैं क्या करता हूँ, यूएल को करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स,
और इसको मैं डायरेक्शन सेट करता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और मैं यहाँ पे रख देता हूँ कैप, इट शुड बी 1 REM सेव। अब हर LI के दरमियान में वो एक स्पेसिफिक गैप जनरेट हो जाएगा, प्लस हमारे पास कुछ स्पेसिंग अपडेट हो जाएगी, उसकी विजिबिलिटी बेहतर हो जाएगी ओवरऑल। इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं, स्पेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इट शुड बी अराउंड 0.5 REM एंड देन रीलोड। 15 मिनट दे दिए उसने हमें, जिसको तो ये अब कुछ सिचुएशन काफ़ी, और मैं चाहता हूँ होवर पे वो एक जो बॉर्डर का इफेक्ट है, एनिमेटेड इफेक्ट या जो भी, लेट्स सपोज सिंपल टेक्स्ट डेकोरेशन वो अंडरलाइन कर दे। तो मैंने क्या करना है जी, होवर स्टेट के लिए एंड के साथ कोलन होवर, और सिंपल मैंने इसमें जाके मूव ऑन कर देना है टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया, सेव एंड देन रीलोड। अब जब हम होवर करेंगे तो हमारे पास एक उसकी जो एक स्ट्रक्चर वाइज बेहतर अंदाज में हमारे पास रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में। अच्छा, मैं क्या करता हूँ इसके लिए क्विकली एक मैं ना फोल्डर भी क्रिएट करवा लेता हूँ यूजिंग द ChatGPT, और मैं कहता हूँ यार कि मुझे आप एक क्रिएट footer create a footer having few lines of information about the website in first column, in second column need to add quick links, and in last column need to add social media links, Facebook, Twitter, LinkedIn, Insta. I am currently using font, मैंने बता दिया सबसे वो इसमें लगा के font awesome जो वर्जन उसका लेटेस्ट ठीक है, लेटेस्ट वर्जन। तो मैंने फुटर का टैग जो है उसको कैरी करना स्टार्ट कर दिया, मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया एंड पेस्ट। So the footer tag is ready. Now copy this code. It will cutting. This is the sign. We were it's being processing. Yeah, it's been done. वो मुझसे पूछ रहा है अगर इसको अपनी स्टाइलिंग करवानी तो बताते हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं यार ठीक है, बस सिस्टम में स्ट्रक्चर दे दो आप मुझे, बाकी रेस्ट ऑफ द स्टाइलिंग में क्विकली जाके ऐड ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने ऐड करना जी विद इन द लैंडिंग पेज, और दोनों यहाँ पे भी जहाँ पे हमने आर्टिकल वाला पेज बनाया वहाँ पे भी हम कर लेंगे और वहाँ भी कर लेंगे। हमारे पास फुटर का HTML हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, और जब मैं इसको रीलोड करूँगा तो मेरे पास मेरे वेब पेज के अंदर ये आ जाएगा जी इस तरह से, ठीक है, 1 by 1 सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर गई। अब मैंने सिंपल वे में क्या करना है, जो एक मेरी क्लास बनी हुई है डिस्प्ले dflex की, वो मैंने यूज़ कर लेनी है फॉर प्रोबेबली दैट एरिया। उसके मुझे ये बेनिफिट होगा कि इट शुड बी d-flex
flex and gap should be 3. Save and reload. ये मैंने ऐड ऑन किया तो तमाम जितना भी स्ट्रक्चर है मेरा एक लाइन में उसने पैरेलल दिखा दिया। अब मैं इसकी विड्थ इसकी एडजस्ट कर सकता हूँ। इसकी विड्थ मैं थोड़ी ज़्यादा रख लेता हूँ। फॉर अबाउट एरिया इट शुड बी अराउंड 40% एंड 30% एंड 30%। ये सारे डिवीजन आप ChatGPT से भी करवा सकते हैं अगर आप उसे कस्टम CSS लिखवाना चाह रहे हैं। लेकिन राइट नाउ मैं इसको खुद से लिख लेता राइट डाउन कर लेता हूँ फॉर द फुटर। उससे मुझे क्विकली CSS का आइडिया हो जाएगा। इसी में स्ट्रक्चर मैंने उससे लिखवा लिया। अब मैं यहाँ पे जाके इससे लगता हूँ फुटर स्टैटिक। ये मेरा फुटर का CSS ब्लॉक आ गया, ठीक है, विद फॉरवर्ड स्लैश। और ये फुटर हमने यहाँ पे इसके अंदर करना है जी। ऐड क्लास है जी फुटर की हमारी। और इसमें जो हमारा फर्स्ट कॉलम है फॉर द अबाउट फुटर कॉलम अबाउट, इसको मैंने मेंशन कर दिया उसी की नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से। और ये मैंने रखना है जी ऑलमोस्ट प्रोबेबली द 50% ऑफ टोटल विड्थ शुड बी द 50% विड्थ। अभी के लिए मैं 50% रख लेता हूँ for the about, and for rest of the columns it will be 25% and 25%, ठीक। ये मैंने इस तरह से किया और ये मैंने कर दिया जी पेस्ट। width is equal to 25% और इसके अंदर जो एंकर टैग आ रहा है उसका कलर हो जाए जी वाइट और टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाए जी नन। और इसी तरीके से जो मेन कलर है जी वो भी हो जाए वाइट। वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि रेस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर जेनेरिकली ये वाला कलर अप्लाई हो जाए। अब मैं करता हूँ जी रीलोड, तो उसका इम्पैक्ट आ गया जी। ये जो मैंने CSS बुनियादी लिखी इसका सारा इम्पैक्ट आ गया विद इन द स्ट्रक्चर। ओके, परफेक्ट हो गया। और हम क्या करते हैं फुटर को अलग करने के लिए, सेपरेट लुक देने के लिए यहाँ से कलर भी चेंज कर लेते हैं यूजिंग द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर। तो हमारा फुटर का टैग भी फाइनली पूरे तरीके से हम लोगों ने अपने वेब पेज को इम्प्लीमेंट कर दिया, फंक्शनल कर दिया। मैं पैडिंग भी दे सकता हूँ क्योंकि बिल्कुल अटैच है उसके साथ, तो मैं कहता हूँ यार पैडिंग ऐड हो। तो पैडिंग फ्रॉम द टॉप बॉटम इट शुड बी 3 rem एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लेफ्ट और राइट, इट शुड बी 0 पिक्सल। सो सेव कर दिया मैंने, रीलोड किया और इसको ये आ गई, पैडिंग भी आ गई हमारी, ठीक है। और ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो लग रहा है हम कुछ अगर हम चाहते हैं कि ये लिस्ट स्टाइल वगैरह नन हो जाए तो UL में जाएंगे, हम सिंपली उसको लिस्ट स्टाइल को नन कर देंगे। आसान है, इजी है। ये आ गया जी हमारा UL। इसमें हमने करना है जी लिस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट्स आ रही होती हैं, उसको हम लिस्ट स्टाइल नन की जो हमारी प्रॉपर्टी होती है फॉर द CSS, उसके ज़रिए हम इसको हाइड कर सकते हैं। सेव एंड रीलोड। तो ये स्ट्रक्चर बेहतरीन हो गया जी, लग रहा है हमारा परफेक्ट हो गया। तो आई थिंक मैं टुडे फॉर इनफ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक बूटस्ट्रैप को शुरू करेंगे। हमने जितने भी टैग्स थे ऑलमोस्ट सभी को कवर कर लिया है। कोई अगर रह गए होंगे तो उसको हम बाद में साइड बाय साइड हम देखते जाएंगे। मैक्सिमम टैग्स को हमने कवर अप कर लिया है। एक हमें बेस लेआउट विद द कस्टम HTML, विद द कस्टम CSS, विद द कस्टम जावास्क्रिप्ट, जिसमें हमने बिल्कुल बुनियादी सा जावास्क्रिप्ट हमने लिखवाया है फॉर द हेडर कंपोनेंट जो टॉगल करवाया हमने। और फिर स्वाइपर के लिए हम लोगों ने कुछ पैरामीटर्स लगाए हमने विद इन द वेब पेज फॉर द इंट्रो सेक्शन, वो हमने रेडी कर लिया।
तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक जब काम शुरू करेंगे और वो बूटस्ट्रैप में करेंगे, हम एक डिज़ाइन हम कर लेंगे सिलेक्ट उसके लिए, और आप सब स्टूडेंट्स को भी एक डिज़ाइन साइन कर दिया जाएगा अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए फिर आप लोग बाकी जितने भी कंपोनेंट हैं हम बूटस्ट्रैप के 1 बाय 1 बिल्ट इन क्लासेस के ज़रिए, मैक्सिमम कंपोनेंट बिल्ट इन कंपोनेंट के ज़रिए हम अपना वेब पेज बनाना शुरू करेंगे। ये वाला पेज आज जो हमारा रेडी हुआ है फॉर टुडे कस्टम HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ये हमने रेडी कर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, जज़ाकल्लाह खैर। रिकॉर्डिंग आपको कुछ देर में अवेलेबल हो जाएगी और ये कोड भी इंशाल्लाह आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू शिराज, थैंक यू इब्राहिम, आप लोगों ने ऑनलाइन ज्वाइन किया, जज़ाकल्लाह खैर।